अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सब लोग खैर वाफिय से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर वीक कोई ना कोई स्कॉलरशिप गाइडेंस के हवाले से कोई ना कोई स्पीकर को इनवाइट करते हैं, और आज का हमारा जो सेशन है वो है मैक्स स्कॉलरशिप पर, जो कि जापान की हाईली फंडेड स्कॉलरशिप है और वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको कंसिडर किया जाता है। और आज इस हवाले से हसीब भाई, जो कि इस इस स्कॉलरशिप के विनर भी हैं, और इसके अलावा अगर हम इनकी प्रोफाइल को डिस्कस करें तो इनकी बैचलर जो है वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से है, और देन ही करंटली जो है वो तोतोरी यूनिवर्सिटी जापान में अपने अपना स्कॉलरशिप पर मास्टर्स कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने ताइवान की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी विनर हैं, तो उसके हवाले से भी ये थोड़ा सा हमें जो है वो अपना टच देंगे गाइडेंस के हवाले से। तो अभी आपको इंशाल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप हसीब भाई गाइड करेंगे। तो हसीब भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आज हम ये सेमिनार कर रहे हैं आपकी वजह से। क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई शायद प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं लोगों को इकट्ठा कर सकूं और लोगों को गाइड कर सकूं। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं लोगों को बताऊं और उनकी हेल्प की जाए। और मोस्टली जो मेरे कांटेक्ट में थे वो मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते थे और मैं उनकी को गाइड वगैरह करता रहता था। तो आज इंशाल्लाह के जो भी हमारे साथ ऐड हैं, आज उनको मैं मैक्स के बारे में सारा बताऊंगा। तो आई होप के मोस्टली पीपल पाकिस्तान से ही होने हैं, तो इंग्लिश और उर्दू मिक्स ही ठीक है। यस, डेफिनेटली। चलें, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। मुझे इनेबल कर दें स्क्रीन शेयर। यस, यू कैन डू नाउ। अब आप कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई। जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू अगेन। So first of all, I will introduce myself. I am हसीब शफकत and मैंने बीएस केमिस्ट्री की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान से। ये यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा वेल नाउन तो नहीं है पाकिस्तान में, और ना ही इसका इतनी ज़्यादा रैंक यूनिवर्सिटी है। और मैंने बीएस केमिस्ट्री के ना स्पेशलाइजेशन की एनालिटिकल के अंदर, और मेरी सीजीपीए 3.71। और इसके बाद जो मेरा ये सेशन था 2018 टू 2022 का था। तो इसके बाद 2 ईयर और मैंने मेरी गवर्नमेंट जॉब भी थी, तो वो मैं रिज़ाइन करके मैं इधर स्कॉलरशिप के ऊपर आया। 2 ईयर मैंने जॉब की। तो लेकिन मेरा एम यही था कि जी कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले और मैंने बाहर ही जाना है। तो फिर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया सबसे पहले चाइना पर, और मैक्स के ऊपर, और ताइवान के ऊपर। क्योंकि मेरे पास आर्ट्स नहीं था और इन स्कॉलरशिप के लिए इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस वजह से मैंने ये ली 3 स्कॉलरशिप्स जो हैं मैंने इनको एम बनाया। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 2 स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट हो गया। एक तो मैं सबसे पहले ताइवान की स्कॉलरशिप NYCU यूनिवर्सिटी के अंदर सेलेक्ट हुआ, जो कि टॉप 199 है वर्ल्ड के अंदर रैंक के अंदर। तो सेकंड मैं मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट हो गया। सो मैक्स जो है वो होती ही अच्छी स्कॉलरशिप है, तो जाहिर बात है कि मैंने मैक्स को ही चूज़ करना था, ताइवान की मैंने अपॉर्चुनिटी को चूज़ नहीं किया। सो जो कि अब हमारा कंटेंट है वो है, पाकिस्तान से के हालात से घबराना नहीं है, मगर पासपोर्ट ज़रूर बनवाएं। सो पासपोर्ट लाजमी है। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट आपको सबसे पहले बनवाना पड़ेगा, इसके बाद आप नेक्स्ट जो है प्रोसेस करेंगे। तो मोस्टली लोगों का नहीं बना होता। मेरा भी जब स्टार्ट में मैं स्कॉलरशिप हंटिंग की तरफ से आया तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था।
तो फिर बहुत सारी चीज़ें ना होने की वजह से शायद मैंने थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट किया। तो इस वजह से सबसे पहले पासपोर्ट आप लोग ज़रूर बनवाएं। सो जैसे कि जो आज जो हमारा सेशन है वो है मैक्स स्कॉलरशिप के अबाउट। जो कि मैक्स स्कॉलरशिप है, ये एक जापान का गवर्नमेंट का इनका अदारा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से है। तो यही मैक्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर तीन किस्म की स्कॉलरशिप्स मतलब के लेवल ऑफ स्टडीज़ की होती हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट, दूसरी मास्टर, तीसरी पीएचडी, और फोर्थ जो है वो टीचर ट्रेनिंग के लिए भी मैक्स स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अब अगर हम अंडर ग्रेजुएट के बात करें तो अंडर ग्रेजुएट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। मे बी के अगर हम अंदाज़ा लगाया जाए तो शायद कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर शायद एक सीट हो, वो भी शायद ना हो, क्योंकि ये बहुत कम नंबर की स्कॉलरशिप्स होती हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप। और जो मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स है, ये काफ़ी नंबर्स के अंदर होती हैं। तो इस बार तो माशाल्लाह से जो पाकिस्तानी है, और शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, वैसे ऑल ओवर द पाकिस्तान में भी 10 to 11% सेलेक्ट होते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन इस बार शायद पाकिस्तानियों ने बहुत सीरियस होकर इसको स्कॉलरशिप हंटिंग वाला प्रोसेस लिया, और इस बार माशाल्लाह से तकरीबन 90+ पाकिस्तानी जो हैं वो जापान के अंदर आए हैं इसी सेशन के अंदर, जिस सेशन के अंदर मैं आया हूँ। अब जो मैक्स स्कॉलरशिप्स है, अब ये तकरीबन सारे ही कोर्स ऑफर कर रही होती है। इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मेडिकल, तो टोटल हर कोर्स के अंदर मैक्स स्कॉलरशिप होती है। लेकिन ये है कि नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो मिनिमम होती हैं, कि मतलब अब जैसे कि अगर जो मेरा डिपार्टमेंट था तो मैं बताऊं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सीट थी मास्टर की, और वो साउथ एशियन कंट्री के अंदर था, जिसके अंदर ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी एक दो कंट्रीज आते हैं। तो इनके अंदर सिर्फ एक ही सीट थी, और उसके अंदर मैं सिलेक्ट हुआ। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं है, और कम्पिटिटिव तो है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन मेरी जगह पे होंगे। मैं भी आप लोगों की तरह ही सेशन अटेंड करता था, हमज़ा भाई के मैंने भी काफ़ी सारे सेशन अटेंड किए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सेशन एक मैं भी थी, आप लोगों को बता रहा हूँ इसके अबाउट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्यूरेशन जो है कोर्सेज की अंडर ग्रेजुएट तो 4 ईयर्स का ही होता है। मास्टर जो है वो 2 ईयर का, और पीएचडी 3 ईयर्स की। और जो मैं हूँ, मैं मास्टर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरी सस्टेनेबल इंजीनियरिंग के अंदर मैं मास्टर कर रहा हूँ ततोरी यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन एंड एप्लीकेशन मेथड की। अब जो कि मैक्स स्कॉलरशिप है, ये टू टाइप की होती है। एक तो होती है एम्बेसी रिकमेंडेड मैक्स स्कॉलरशिप्स, और दूसरी है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। अब अगर मैं कहूँ, जो एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। उसके अंदर से पाकिस्तान में से आलमोस्ट 7 to 8 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं। तो मतलब कि इसके लिए आपके लिए समझो कि सीजीपीए की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स के पाकिस्तान से 6 से 7 से 8 स्टूडेंट सिर्फ सेलेक्ट करने हैं। और जो दूसरी सी है वो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। ये इजी वे है स्कॉलरशिप हंट करने का, और नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत होती हैं। इसके अंदर ये है कि अगर आपको कोई भी एक प्रोफेसर मिल जाए तो आपके समझे 90% चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, कि आपने कैसे प्रोफेसर्स को फाइंड करना है, उनको कैसे ईमेल करनी है। अब जो कि मैक्स रिकमेंडेड स्कॉलरशिप थी, उसकी तो जो डेडलाइन है वो तो गुजर गई है 2025 की। वो 27 27 मई 2024 थी।
ये वो आप मैक्स की वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, या जो जापान की एम्बेसी की वेबसाइट है पाकिस्तान की, वहाँ पे ये अनाउंस होती है, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट भी लिखी होती हैं, जो कि आप उसकी डेट गुजर चुकी है। जो आजकल है वो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड की। और मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड वाली साइट पर ज़्यादा फोकस करें एम्बेसी रिकमेंडेड की निस्बत। क्योंकि जो एम्बेसी रिकमेंडेड है, एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सबसे पहले तो जो है, मैं आपको बताता हूँ एम्बेसी रिकमेंडेड के क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तकरीबन अप्रैल टू मई के अंदर ना कॉल ओपन होती है जी के मैक्स एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप की जो है अनाउंसमेंट स्टार्ट होती है कि अब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएं। तो उसके अंदर जो कि मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वही होते हैं जी, आपकी लास्ट डिग्री, आपका रिकमेंडेशन लेटर, आपकी लास्ट ट्रांसक्रिप्ट, आपका की पासपोर्ट की कॉपी, और पासपोर्ट साइज पिक्चर, और यही चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन ये है कि जो एम्बेसी रिकमेंडेड वाले हैं वो कहते हैं कि हमें जो है मोफा से और एचईसी से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये है कि फिर आपको पहले वेरीफाई भी करवाने पड़ेंगे, और फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करवा के एम्बेसी को आपने बाय मेल भेजने हैं। फिर वो स्क्रीनिंग करते हैं। फिर जो स्क्रीनिंग करके जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको ईमेल करते हैं जी, अब आपका फर्दर टेस्ट होगा। तो तकरीबन मई जून के अंदर या जुलाई के अंदर वो आपकी फर्स्ट स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है। मतलब आप को ईमेल आ गई, आपने टेस्ट देना है। वो टेस्ट होता है, कुछ लैंग्वेज का होता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता और इजी भी नहीं होता। तो वो उस टेस्ट के बाद वो लिस्ट लगाते हैं कि जो मतलब टॉप के स्टूडेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो इसके इंटरव्यू के बाद फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं कि अब आप लोग यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लें। फिर जापान के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी मैक्स अलाउ कर रही है, तकरीबन तकरीबन क्या, सब भी जो जापान की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर सब भी मैक्स के अंदर हैं। उसके अंदर लाजमी कुछ ना कुछ हर यूनिवर्सिटी के अंदर सीट होंगी। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जापान गवर्नमेंट की जो कि मैक्स अलाउ ना कर रही हो। तो फिर आपने ने तकरीबन अगस्त के अंदर आपने मतलब कि यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है दो तीन के जी। ये मैंने दो तीन यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की हैं कि फिर इसके बाद नेक्स्ट वो मेरिट वगैरह लगता है कि आपका फिर उन तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में नाम आ गया, तो फिर आगे जो है प्रोसेस फर्दर मतलब वो टिकट वगैरह और ये वो फिर हो जाता है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला प्रोसेस जो एम्बेसी का है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर सीट्स बहुत कम होती हैं। और तीसरी बात ये है कि कम्पिटिटिव भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है। तो इस वजह से जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप, और मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। अब सबसे पहले तो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होता है जी कि इसकी डेडलाइन क्या है। अब हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेडलाइन होती है। अब वो मैं तो नहीं बता सकूंगा जी कि कौन सी है, आप लोगों ने खुद ही यूनिवर्सिटी की उनकी वेबसाइट देखें, उनकी डेडलाइन क्या है, उनके आईएडी इंटरनेशनल अफेयर डिवीजन वालों को कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे जी ये इसकी डेडलाइन है न, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के लिए से जो लाजमी है वो सबसे पहले है कि सुपरवाइज़र की आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। मतलब कि सबसे पहले आपने टीचर का किसी सुपरवाइज़र कोई सुपरवाइज़र ढूंढना है। मतलब कि आपने ने सुपरवाइज़र्स को ईमेल करनी है जी, मैं मास्टर करना चाहता हूँ या मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो वो आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपकी सीजीपीए देखेगा, आपका का रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता हो तो फिर ही आप सुपरवाइज़र को ईमेल करिएगा। और इसी तरह मोस्टली जो पाकिस्तानी पीपल हैं वो तो इसी तरह ही ईमेल कर देते हैं। मोस्टली मैं देख रहा होता हूँ वो फेसबुक के पेज के ऊपर आई भी होती हैं कि एक बंदे का फिजिक्स का बैकग्राउंड है और उसने ने बायो वाले प्रोफेसर को ईमेल की हुई होती है। तो बगैर देखे ही वो कर रहे होते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना।
जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहा हो, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, आपने उनको ईमेल करनी है। और दूसरी बात ये कि अब जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मेरी ही यूनिवर्सिटी ले लें तो टोरी यूनिवर्सिटी। अब आपने इसके अंदर ईमेल करनी है। अब आप इस तरह आप ना करें कि मेरी यूनिवर्सिटी में समझेंगे 10 केमिस्ट्री की फैकल्टी है या 20 हैं, तो आप एक ही दिन में उन 20 के 20 को ईमेल कर रहे हैं, तो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये अच्छे बिहेवियर की बात नहीं है कि मतलब आपकी 20 के 20 प्रोफेसर के साथ ही रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आप लोगों ने करना। हाँ, आप इस तरह करें कि मतलब एक ये तोतोरी यूनिवर्सिटी होगी, क्योशू यूनिवर्सिटी होगी, हिरोशिमा होगी, इस तरह आप 4-5 यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट कर लें। आप उनमें से आप प्रोफेसर्स की ईमेल निकालें। समझे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ईमेल आप लोगों ने निकाल ली। दो समझे आपने हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ईमेल कर दें, दो आप ततोरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कर दें, दो आप क्योशू यूनिवर्सिटी को कर दें। फिर आप 1 वीक इंतज़ार करें। ठीक है, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर आप नेक्स्ट फर्दर दो प्रोफेसर्स को ईमेल कर दें। तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। और दूसरी ये कि जो आप लोगों ने ईमेल राइट करनी है, वो आप बहुत ही बेसिक इंग्लिश के अंदर राइट करें। चैट जीपीटी से लिखवा के एज इट आप लोगों जो है कॉपी पेस्ट ना करें। क्योंकि वो आप लोगों को भी इंग्लिश नहीं समझ आ रही होगी जो कि चैट जीपीटी लिखती है। तो ऑफ कोर्स उनको भी पता चल जाता है कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ये है कि चैट जीपीटी आप यूज़ करें, आप उसकी हेल्प लें, लेकिन ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करके एज इट चीज़ें ही प्रोफेसर्स को ईमेल कर दें। तो ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। हाँ, तो फिर मैं बात कर रहा था, जो डेडलाइन है वो अब हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। ऑलमोस्ट नवंबर से ना स्टार्ट हो जाती है, नवंबर से लेके जनवरी तक। लास्ट ईयर जो मेरी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन थी, वो आई थिंक 19 जनवरी थी। तो जनवरी के तक की ना यूनिवर्सिटीज़ की मोस्टली की डेडलाइन होती हैं। समझिए आजकल पीक टाइम है। अगर आप लोग प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करते हैं और आप लोग अगर नेक्स्ट 2025 में आना चाहते हैं, तो आजकल आप लोगों को ईमेल करनी है। अब इसके जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के जो बेनिफिट है, एक तो ये है जी, ये इसके अंदर काफ़ी सीट्स होती हैं। दूसरा ये कि अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, तो आपके मोस्टली चांसेस हैं, समझे 90% चांसेस हैं कि आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यही कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेना है। तो जब आप एक्सेप्टेंस लेते हैं ना, पहले तो प्रोफेसर जो है कैजुअल सा इंटरव्यू को आपसे लेता है कि पहले मैं उस पर्सन को मतलब देखता है कि वो रिसर्च के बारे में आपसे पूछेगा थोड़ा बहुत, कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर इसके बाद फर्दर अगर मतलब कि वो आपकी रिसर्च के अंदर इंटरेस्टेड है कि, तो फिर वो आपको फर्दर ना बताएगा कि अब आपकी ये यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजवाने हैं। फिर फर्दर यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का कैबिनेट आपसे इंटरव्यू लेगा। उसके अंदर 5 6 7 8 लोग होते हैं, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। फिर इसके बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होती है। जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है, यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर देती है, तो आपके समझें जी, ये 95% चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट के अंदर रिकमेंड हो जाएंगे। तो फर्दर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है, ये क्या प्रोवाइड करती है? तो सबसे पहले जो है जो स्टाइपेंड है मैक्स स्कॉलरशिप का, ये हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप मानी जाती है। समझ लें कि इरास्मस के इक्वल इक्वल ही आपको ये पे कर रहे होते हैं। ये आलमोस्ट आपको $1000 जो है पे कर रहे होते हैं पाकिस्तानी, समझ लें आलमोस्ट 3 लाख रुपए पर मंथ आपको पे करती है मैक्स स्कॉलरशिप। और एक और जो बेनिफिट है मैक्स स्कॉलरशिप का, ये कि आपका एम्बेसी फ़ी से लेके आपका यहाँ यूनिवर्सिटी आने तक कोई भी आपका खर्चा नहीं होना, ना सब का सब आपका मैक्स स्कॉलरशिप भी बियर करती है। वैसे तो आपको पता है कि हर एम्बेसी की फ़ीस होती है, लेकिन ये सब कुछ जो है मैक्स ही बियर करेगी। और आपकी टिकट भी मैक्स करवा के देगी आने की। और जब आपकी डिग्री ख़त्म हो जाती है, राउंड एयर फेयर आपको देती है और वापस जाने की भी देगी।
और दूसरी बात ये कि जो कि मैक्स स्कॉलरशिप्स के ऊपर आते हैं, वो आपको जो यूनिवर्सिटी की डोरीमेट्रीज होती हैं वो आपको देती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा चीप होती हैं। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और सिटी टू सिटी भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब जैसे कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो तो टोरी यूनिवर्सिटी है, ये एक बहुत बड़ा सिटी नहीं है। ओसाका जो सिटी है कैपिटल, उससे तो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। तो इस वजह से ये थोड़ा साइड पे सिटी हो जाता है, इस वजह से इधर चीज़ें बहुत चीप हैं, और मेरी डोरीमेट्री का रेंट भी बहुत ज़्यादा चीप है। समझें कि ऑलमोस्ट अगर मैं अच्छा सा भी इधर खर्चा करता हूँ ना, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक ही होता है, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ओसाका मेन सिटी में रह रहे हैं या आप टोक्यो सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की जो डोरीमेट्रीज हैं उनकी फ़ी ज़्यादा है। कुछ मेरे दोस्त हैं वो तो 50-50 हज़ार येन भी पर मंथ पे कर रहे हैं सिर्फ रहाइश का। तो ये सिटी टू सिटी भी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अब ये एम्बेसी रिकमेंडेड के लिए भी और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के लिए भी जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो दोनों के लिए सेम होती है। सबसे पहले तो होता है जी मैक्स एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप लोगों को हो सकता है कि जो कि स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट टाइम आप लोग अप्लाई कर रहे हो या फिल करोगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो वो आपको लाजमी किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिए होगी कि कैसे मैक्स की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो वो इंशाल्लाह ये वो ग्रुप हमज़ा भाई ने बना दिया था। तो आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी मैक्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प करूँगा। तो दूसरी हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपको चाहिए होती है। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपको मास्टर की चाहिए, अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं तो बैचलर की चाहिए। तो मज़े की बात ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको वेरीफाइड डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि आपको ना एचईसी से ज़रूरत है, ना ही मोफा से ज़रूरत है। क्योंकि जब ये जापान गवर्नमेंट आपकी ये डिग्री की स्क्रीनिंग कर रही होती है ना, वो खुद ही वेरीफाई करवा लेते हैं कि ये मतलब वेरीफाइड है कि नहीं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। इवन मैं इधर जापान पहुंच गया हूँ तो मेरी अभी तक एचईसी से भी वेरीफाइड डिग्री नहीं है, और ना ही मोफा से है। तो लेकिन हाँ, अगर आप एम्बेसी के लिए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो वैसे आप अगर आप करवा भी लें तो अगर आपने और भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो ये है कि बेस्ट है आप करवा लें। तो जो थर्ड चीज़ चाहिए होती है वो है ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, और फोर्थ चीज़ जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, पाकिस्तान से घबराना नहीं है, पासपोर्ट आप लोगों ने लाजमी बनवाना है। तो पासपोर्ट हर स्कॉलरशिप के लिए लाजमी है, और ये मेजर रिक्वायरमेंट है समझे हर स्कॉलरशिप की। और जो फिफ्थ चीज़ चाहिए होती है वो है रिकमेंडेशन लेटर। जो कि रिकमेंडेशन लेटर है वो मैक्स के लिए थोड़ा सा ना डिफरेंट चाहिए होता है। तो आप फिलहाल ना बनवाएं, लेकिन अगर आप मतलब प्रोफेसर एग्री है तो फिर आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि उनकी थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि जो आप को रिकमेंडेशन लेटर चाहिए वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के ना डीन से चाहिए। आपके ये असिस्टेंट प्रोफेसर और फुली प्रोफेसर उसका रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, आपको डीन से ही चाहिए। तो इन माय केस मेरी जब मुझे चाहिए था रिकमेंडेशन लेटर डीन से, तो मुझे थोड़ी थोड़ी नहीं ज़्यादा ही मुश्किल हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। इवन कि आपको प्रोफेसर से या असिस्टेंट प्रोफेसर से भी रिकमेंडेशन लेटर चाहिए हो ना, तो आपको बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, आज आ जाना, कल आ जाना। तो मैक्स तो रिक्वायर भी डीन से कर रही होती है। तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुझे भी हुआ था कि रिकमेंड, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में ना तब डीन अवेलेबल ही नहीं था जब प्रोफेसर ने मुझे मांगा था। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी वालों को कहा कि आप मुझे लेटर बना के दें कि फ़िलहाल डीन अवेलेबल ही नहीं है, एब्सेंट है, जब आएगा तो फिर रिकमेंडेशन डीन से बनवा के भेजेंगे।
तो फिर यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने मुझे इस तरह किया था, फिर वीसी से मुझे रिकमेंडेशन लेटर बनवा दिया था। तो फिर मैंने सबमिट करवाया था। ये है कि रिकमेंडेशन इनको डीन से या वीसी से चाहिए होता है। और दूसरी जो सीवी है, तो सीवी जापान के लिए लाजमी नहीं है कि आप लोग यूरोपास ही सीवी यूज़ करें। आप किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं सीवी। उसकी मेजर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी कि आपने सिर्फ यूरोपास ही यूज़ करनी है। कोई भी आप सीवी यूज़ कर लें, इट्स ओके। और फोटोग्राफ्स हो गई। फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। अब इसके बारे में ये है कि फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च प्लान, जब आपको प्रोफेसर मिल जाएगा तो वो आपको खुद ही फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च प्लान में हेल्प करेगा। इन माय केस मैंने तकरीबन 4 से 5 बार फील्ड ऑफ रिसर्च प्लान प्रोफेसर को भेजा, तो उसके अंदर कुछ गलतियां थी। फिर मुझे प्रोफेसर वो सही करके भेजता, फिर मैं उसको को दोबारा सही करता, फिर मैं प्रोफेसर को भेजता, फिर जो गलतियां होती वो मुझे हाईलाइट करता, फिर मैं सही करता। तो वो इतना मेजर इशू भी नहीं है कि आप 2 दिन में भी बना सकते हैं। उसका इतना इशू नहीं है। वो आपकी कि खुद ही सुपरवाइज़र आपकी हेल्प करेगा रिसर्च प्लान बनाने में। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज है, वो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मैक्स यूनिवर्सिटी के लिए आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाते हैं वहाँ पर तो आलमोस्ट समझे 95% केसेस में लाजमी ही होती हैं, लेकिन मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर नहीं है लाजमी। हाँ, लेकिन अगर आपके पास है तो आप के ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन इन माय केस मेरे पास नहीं था। मैंने यूनिवर्सिटी वालों से ही इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बनवा के दिया था कि मेरी जो लास्ट डिग्री है वो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में थी। और दूसरी एकेडमिक थीसिस एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिकेशन। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपने मास्टर में कोई ना कोई थीसिस या पब्लिकेशन होंगी, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट आप उससे प्रोफेसर मांगता है तो वो आपको देना पड़ेगा। और इन माय केस मैं तो मास्टर के लिए जा रहा था, तो मेरे पास तो नहीं थी, कोई भी पब्लिकेशन नहीं थी। तो मैंने अपना थीसिस जो था लास्ट ईयर में वो वाला मैंने सबमिट करवा दिया था। प्रोफेसर को बताया था कि मैंने इसके ऊपर वर्क किया है, लेकिन पब्लिकेशन वगैरह नहीं है, बस एज अ थीसिस ही है, रिसर्च वर्क नहीं है। तो हाँ। और आप लोगों का नेक्स्ट ये क्वेश्चन होना है जी, पीएचडी के लिए पब्लिकेशन लाजमी है कि नहीं। तो मेरे साथ ही दूसरे रूम में एक और लड़का है, वो पीएचडी करने के लिए मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर ही आया हुआ है। तो उसकी कोई भी पब्लिकेशन नहीं थी और वो यहाँ पर आप पीएचडी भी कर रहा है, तो पब्लिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है। अब बाकी तो वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब जापान की लाइफ के बारे में भी बताता हूँ कि कुछ इसके प्रोज भी हैं और कुछ उसके कॉन्स भी हैं। अब जो इसके प्रोज हैं उसके अंदर तो ये है जी, आप जब जापान में आते हैं आपको न्यू डिफरेंट कल्चर आपको मिलेगा। आपको पाकिस्तान से तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा जब आप यहाँ पे पाकिस्तान आएंगे। इन लोगों की जो एथिक्स हैं वो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी ये कि जापान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसे कि यहाँ पे मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, यहाँ पर जापानीज पीपल जो हैं वो पीएचडी नहीं करते। तो इस वजह से मोस्टली जो है पीएचडी के लिए फॉरेन फॉरेन पीपल ही ना इधर जापान की यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे होते हैं। अब उनकी क्या रीज़न है? उनकी ये रीज़न है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि अभी मेरे साथ जो है मास्टर मास्टर के ना स्टूडेंट हैं मेरे साथ, और कुछ बैचलर के हैं, बैचलर 4 ग्रेड और 5 ग्रेड के हैं। तो उनकी अभी से जॉब जो है सिक्योर हुई भी है। तो मतलब अभी देख लें कि अभी उनके 3 सेमेस्टर रहते हैं और उनकी जॉब हुई भी है कि जैसे ही यहाँ से डिग्री ख़त्म होगी तो इन्होंने ने मतलब इस कंपनी में चले जाना है, इस कंपनी में चले जाना है। और दूसरा ये कि जो मैक्स स्कॉलरशिप का एक और ये है कि हर स्टूडेंट को 24 हार्स 28 हार्स वर्क भी अलाउ करता पर वीक में। लेकिन ज़रूरत तो नहीं पड़ती हमें काम करने की, क्योंकि स्कॉलरशिप की अमाउंट ही इतनी काफ़ी है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
आपको ये मैक्स अलाउ कर रही होती है। और दूसरा ये है कि रिसर्च और इनोवेशंस के अंदर तो वैसे ही आप लोगों को सबको ही पता होना है कि जापान जो है कितना एडवांस कंट्री है, और यहाँ पे रिसर्च की फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा होंगी। और जो कि अब इसकी कौन है, वो सबसे जो मेजर इशू है वो है लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर में ऐसे है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ओनली स्टूडेंट हूँ। मतलब एक तो ये है कि ओनली स्टूडेंट था, मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर मेरे डिपार्टमेंट में एक ही सीट थी। और दूसरा ये कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ओनली फॉरेन स्टूडेंट भी मैं अकेला ही हूँ। तो अब ऐसे है कि स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ही कम, मतलब ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो मोस्टली पीपल को मतलब कि इंग्लिश आती ही नहीं है यहाँ पे, समझ लो बेसिक लेवल की भी नहीं आती। तो ये सबसे मेजर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। और मोस्टली ये कि कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं कि उनको भी इंग्लिश नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर जापान के अंदर। लेकिन ये है कि मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर ऐसे ही होता है कि जैसे कि ये इटली होगी, यहाँ पे भी इशू होंगे लैंग्वेज के रिलेटेड। तो मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर अगर इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है तो ये आपको इशू फेस करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो मैंने आपको बताया था कि वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अब जैसे कि मेरी सिटी है, ये बहुत ज़्यादा चीप है, तो यहाँ पर ज़्यादा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है। लेकिन अगर आप टोक्यो के अंदर हैं, ओसाका के अंदर हैं, हिरोशिमा के अंदर है, जो मेजर ये सिटीज़ हैं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है। और थर्ड बात ये है कि यहाँ पर फूड का भी थोड़ा इशू होता है। जब मैं यहाँ पर स्टार्ट में आया तो यहाँ पर मुझे हलाल चीज़ मिली ही नहीं। इवन के जो ब्रेड थी वो भी मुझे हलाल नहीं मिल रही थी। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ भाई, इधर रहूँगा मैं कैसे जहाँ पर ब्रेड तक नहीं हलाल मिल रही, तो इधर सरवाइव कैसे होगा। लेकिन ये है कि विद इन वीक में मुझे चीज़ें पता चल गई भाई, ये स्टोर है, यहाँ यहाँ से आपको हलाल चीज़ें मिलेंगी। अगर मतलब सिटी में स्टोर नहीं है तो आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मेरी थी प्रेजेंटेशन। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने मोस्टली पीपल कहते हैं। तो थैंक यू। ये अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो ये मेरे ईमेल है और व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब आप लोगों को एक और अब मैं बता दूं कि आप लोगों ने ईमेल कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये ना क्वेश्चन होता है जी, ईमेल कैसे फाइंड करनी है जी, प्रोफाइल पे टीचर की ईमेल नहीं पड़ी हुई तो हम कैसे उनको ईमेल करें। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे फैकल्टी ढूंढनी है और कैसे ईमेल करनी है। फॉर एग्जांपल के आपने केमिस्ट्री की फैकल्टी ढूंढनी है क्योशो यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग लिखेंगे क्योशो यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री फैकल्टी या मैथ फैकल्टी, जो भी आपको चाहे को ने ढूंढनी है वो। तो आपको दो तीन वेबसाइट जो है, फर्स्ट वाली आप लोग ओपन करके देख लें। तो आपको को देखना डायरेक्टली फैकल्टी की लिंक ओपन हो जानी है। ये क्योशो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का पेज ओपन हो गया। ये देखें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये डिफरेंट प्रोफेसर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कैन साई प्रोफेसर की मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, मैंने इनकी ईमेल फाइंड करनी है। तो आप लोग कैसे फाइल फाइंड करेंगे, ये मैंने इनका ओपन कर लिया है प्रोफाइल। यहाँ पर आप सर की प्रोफाइल में विजिट करें। ये सर की प्रोफाइल ओपन हो गई, स्काई किन। अब इनकी ईमेल आई थिंक इन्होंने ना नहीं दी हुई। तो यही मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने ढूंढनी कैसे है ईमेल। अब आप लोग ऐसे करें कि इस प्रोफेसर का
न्यू टैब के ऊपर आप लोग गूगल स्कॉलर को ओपन करें। गूगल स्कॉलर के ऊपर क्या प्रोफेसर का नाम है? सिकाए किन, किन सिकाए क्योशो यूनिवर्सिटी। इसी तरह जो भी आपका प्रोफेसर का नाम है वो साथ यूनिवर्सिटी का नाम आप गूगल स्कॉलर के ऊपर अगर सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट पेपर मिल जाएंगे जो कि इसी प्रोफेसर के रिलेटेड होंगे। आप डिफरेंट पेपर को न्यू टैब में ओपन कर लें। हो सकता है उसके पहले पेपर में ईमेल ना हो तो दूसरे में हो, दूसरे में नहीं है तो तीसरे में हो, तीसरे में नहीं है तो आपको किसी ना किसी पेपर में लाजमी आपको ईमेल मिलेगी। आप ऐसे नहीं कह सकते जी इस प्रोफेसर की ईमेल नहीं मिली। और दूसरी ये कि अगर आप को किसी प्रोफेसर की इस तरह प्रोफाइल के अंदर ईमेल नहीं मिलती और आप इस तरह ढूंढ के ईमेल करेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको प्रोफेसर रिप्लाई करे, क्योंकि जिसकी तो इजीली जी ईमेल अवेलेबल है उसको तो पूरी दुनिया से पता नहीं कितनी सारी ईमेल्स आ रही होनी है और हर बंदा उसको ईमेल कर रहा होगा। तो जिनकी ईमेल नहीं मिलेगी वो आप ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स भी आएंगे। तो मैं तो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा ना खुश होता था भी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि जिस प्रोफेसर की ईमेल नहीं मिल रही, क्योंकि जब नहीं मिलेगी उसको कि आप ढूंढेंगे और जब आपको मुश्किल से मिलेगी तो वो आपको लाजमी कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा। अब ये देखें प्रोफेसर किन सिकाई था ना, ये साथ इसकी ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें क्योशो यूनिवर्सिटी की ईमेल, कैम डॉट क्योशो यूनिवर्सिटी जापान, ये इसकी ईमेल है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करें और उनको ईमेल कर दें। अगर एक में पेपर में नहीं है, दूसरे में नहीं है, किसी ना किसी पेपर में आपको लाजमी आपको प्रोफेसर की ना ईमेल मिलेगी। तो ये सबसे इजी भी तरीका है और ये समझ लें कि ट्रिक भी है कि आप लोगों ने अगर डिफरेंट प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है, क्योंकि जिनकी ईमेल इजीली अवेलेबल है उनको तो हर पर्सन ही ईमेल कर रहा होगा और जिसकी नहीं मिलेगी उनको बहुत ही कम लोग इस तरह ईमेल मतलब ढूंढ कर ईमेल कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप ऐसे प्रोफेसर्स को ईमेल करें। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अब इंशाल्लाह अब क्वेश्चन आंसर्स वाली साइड पे चलते हैं। हाँ जी हसी भाई माशाल्लाह आपने जो है वो बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है सारा के सारा प्रोसेस। और बिल्कुल ये ईमेल्स का जो है ना वो फाइंड करने का तरीका समटाइम्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा होता है। और मैं भी बिल्कुल डेफिनेटली यही वे में अगर किसी की ईमेल ना मिल रही हो तो मैं भी रिसर्च पेपर से ही बिल- ढूंढ लेता हूँ ईमेल्स प्रोफेसर्स की। बिल्कुल सबसे इजी मेथड भी है और आपको रिस्पॉन्स भी हमेशा ऐसे प्रोफेसर से ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरी बिल्कुल आप बात कर रहे थे कि वो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम एक ही अपना फैकल्टी के या एक ही टीम के जो है ना लोगों को ईमेल कर देते हैं। और ऐसा हुआ है बिल्कुल। मेरे क्लास वालों के साथ ऐसा हुआ है। और उसको रिप्लाई यही आया कि उसने अंदर मेंशन भी किया है कि आपने आपने सेम जो है ना वो ईमेल आपने फलां प्रोफेसर को भी की है। असल में ये सारे के सारे फैकल्टीज में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और लाइक अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे अगर वो इकट्ठे हैं तो वो तो डेफिनेटली हो गए। और ना भी हो तो फैकल्टी में जैसे हमारे टीचर्स आपस में बैठते हैं वो भी बैठते हैं और वो एक बिल्कुल। दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और वो बता रहे होते हैं कि मुझे एक ऐसे जो है वो स्टूडेंट की जो है वो सीवी आई है तो वो चीजें डिस्कस करते हैं। और और ये वाली बात मैंने इस वजह से डिस्कस की है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जिस प्रोफेसर ने मुझे सिलेक्ट किया हुआ है, तो जब मेरी फर्स्ट सेकंड मीटिंग हुई है यहाँ पहुँच के तो मुझे मेरा प्रोफेसर कहता आपने ने मेरी ही यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में एक और भी प्रोफेसर को अप्रोच किया था। तो कहता ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप उसको एक्सक्यूज करो, सॉरी करो। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप ऐसे बिल्कुल भी ना करें। हाँ,
आपने उन्हें प्रोफेसर ढूंढने हैं तो आप इस तरह ढूंढें कि मतलब कि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर दो प्रोफेसर को मैक्सिमम काट दें। फिर आप हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करें, ईमेल नहीं आती तो फिर आप फर्दर दो प्रोफेसर को ईमेल कर दें, ताकि आपके पास भी रीज़न हो कि आपने रिस्पॉन्स नहीं किया था तो इस वजह से मैंने दूसरे प्रोफेसर को रिस्पॉन्स मतलब कि ईमेल की। ओके। तो अभी क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो पार्ट स्टार्ट हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा हैंड रेज़ देख सकता हूँ, तो हम वन बाय वन जो है वो आपको अनम्यूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सनी नज़ीर। अस्सलाम और वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं काइंडली वालेकुम स्टार्ट में अस्सलाम। एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि हम एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, जिस सीक्वेंस में आपने हैंड रेज़ किए मैं, तो काइंडली आप लोग मैसेज ना कर रहे हो कि मेरी बारी नहीं आ रही है, नहीं आ रहा। ऑब्वियसली आप लोगों ने जिस सीक्वेंस से हैंड रेज़ किए हैं, तो हम आपको वन बाय वन अनम्यूट करेंगे और उसी के मुताबिक आपकी जो है ना वो टर्न आएगी। जी, जी नज़ीर। नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये क्वेश्चन था मेरा, यूनिवर्सिटी अपडेटेड, जो मैक्स अपडेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट के अपनी फील्ड इंटरेस्ट के रिलेटेड, उनको कैसे सर्च करें हम सर? क्या दोबारा आप रिपीट करें क्वेश्चन? सर जो मैक्स एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो किस तरह से हम यूनिवर्सिटीज़ को फिल्टर आउट कर लें, मैक्स एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़, तो इससे रिलेटेड थोड़ी गाइडेंस चाहिए। देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जापान की ना समझे, जापान के अंदर शायद 100 इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होनी है। ऑलमोस्ट समझे 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये सारी की सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हर यूनिवर्सिटी जो है मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर है। मतलब हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ लाजमी सीट्स होंगी, किसी के अंदर 5 होंगे, किसी के अंदर 6 होंगे, किसी के अंदर 10 होंगे, इस तरह। तो आपने ने सबसे पहले तो यही करना है कि आप लिस्ट निकाल लें जापान की आल यूनिवर्सिटीज़ की, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने किया था। मैंने सारी जापान की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाल ली। फिर मैंने इन्हें देखा कि मेरा डिपार्टमेंट किस किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है और किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। तो इस तरह मैंने अपनी इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया और मैंने ईमेल करना स्टार्ट की। तो आप भी इसी तरह करें, मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ की पहले तो लिस्ट निकालें। फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर को शॉर्ट लिस्ट करें जी, कि कौन कौन से के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मेरा डिपार्टमेंट है कि नहीं। अब दूसरी बात यह कि अगर आप कहते हैं कि जी मेरे डिपार्टमेंट में मैक्स की सीट है कि नहीं, तो वो तो हमेशा नहीं कंफर्म कर सकते। वो आपको यही है कि प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ सीट लाजमी होती हैं, बेशक क्यों ना एक ही सीट क्यों ना हो, लेकिन होती लाजमी है। अब जैसे मेरे डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक सीट ही थी। तो इस तरह ही आपको मिलेंगी, मतलब कि प्रोफेसर के साथ ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था कि ये जो हम प्रोफेसर्स को हम ईमेल करते हैं, इसका जो पोजीशन, वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी को भी कर सकते हैं इन तीनों में से? मोस्टली मोस्टली मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो फुली प्रोफेसर हैं उन्हीं को ना ईमेल करें। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, क्योंकि एक तो ये मैक्स हाईली कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पास कभी भी सीट नहीं होगी, कि होगी हो भी सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो आपको प्रोफेसर ही प्रेफर करेगा। तो इस वजह से, लेकिन आप कर लें असिस्टेंट प्रोफेसर को भी ईमेल कर लें, हो सकता है उसके पास भी सीट हो, लेकिन मोस्टली जो है वो सीनियर प्रोफेसर ही जो होते हैं, और वो ही ज़्यादा आपके चांसेस प्रोफेसर के को ईमेल करने के बाद होंगे। तो इस वजह से मैं यही ठीक। रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोफेसर को ही करें, लेकिन आप असिस्टेंट को भी कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड था सर। मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी, किस तरह से लिखें? मोटिवेशन लेटर चाहिए ही नहीं होता मैक्स के अंदर। सर अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए सर कुछ एक्सपीरियंस आपके पास हो तो काइंडली। मोटिवेशन लेटर तो आपको वैसे तो हेल्प जो है, ये पर्पस। काफ़ी सारे टेम्पलेट आपको स्कॉलरशिप नेटवर्क से भी मिल जाने हैं। आपको चैट जीटीपी भी हेल्प कर देगी, लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत सारे पड़े हुए होने हैं।
ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच। और नज़ीर हमारे काफ़ी ज़्यादा इस पर डेडिकेटेड मोटिवेशन लेटर पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे सेशन भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके हेल्प कर देंगे। और नेक्स्ट, हफ्सा, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. Assalamu alaikum. Am I audible? या यू आर, वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था कि मैं करंटली एमएस में इनरोल्ड हूँ ना इन कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, तो आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी। तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम? एज यू सेड कि यही नवंबर टू फेब तक का टाइम होता है जिसमें आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना होता है, बट राइट नाउ मेरे पास डिग्री तो नहीं है मास्टर्स की। सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई अप्लाई फॉर एमएस अगेन और पीएचडी के लिए अप्लाई कर दूं? तो मतलब क्या इसका टाइम फ्रेम क्या होगा और क्या डिग्री रिक्वायर्ड होती है ऑन द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स? आपकी डिग्री कब कंप्लीट होगी मास्टर की? मोस्ट ये जून तक हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे अगस्त में मिल जाएगी डिग्री। हाँ, तो अगर जून के अंदर हो जाती है तो फिर कोई इशू नहीं है, तो वो आप फिर करें, पीएचडी के लिए ही अप्लाई करें। मेरे सही केस में सही। भी ऐसे ही हुआ था, तो मुझे तो तकरीबन समझे मुझे जुलाई में डिग्री मिली थी। तो जी वो जी। हाँ, तो वो यूनिवर्सिटी वाले मतलब के जब आप अप्लाई करेंगे ना, वो आपसे मांगेंगे डिग्री। तो आप उनको बता हम्म। देंगे कि आप ये अभी फ़िलहाल ये ट्रांसक्रिप्ट है, और मेरी अभी डिग्री में मतलब कुछ टाइम रहता है, तो वो इजीली मैनेज कर लेते हैं, वो समझते हैं इजीली चीज़ों को ना, मैनेज करते हैं और समझते हैं। मेरी मेरी हालांकि कि डिग्री तो 2022 में कंप्लीट हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि डिग्री इशू होने में कितना टाइम लगता है। तो एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे तकरीबन जुलाई के अंदर मिली, 2024 के अंदर, जुलाई के अंदर। जी 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 जी। हाँ हाँ, अच्छा, तो लेकिन इन्होंने सेकेंडली अच्छे से मतलब कि मैनेज किया। और दैट्स नाइस। अच्छा, सेकेंडली मैंने ये पूछना था कि आपका जैसे स्टडी गैप आपने बताया कि 2022 में आपका कंप्लीट हुआ और विद इन 2025 आई थिंक आपने अप्लाई, तो ये एक्सेप्टेबल था फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स? 2 से 3 साल का जो गैप है, वो गैप नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आप इसको इजीली ना हैंडल कर सकते हैं कि जी मैं जॉब कर रहा था। तो जो मैंने अपना कंप्लीट किया था, मैंने यही कहा था कि मैं टीचिंग कर रहा था, 2 ईयर मैंने टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं आफ्टर बैचलर। तो जी जी। मैंने इस तरह से गैप को कवर कर लिया था। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों का 8 सालों का, 10 सालों का हो जाता है, वो फिर मुश्किल हो जाता है। 2-3 साल का कोई इश्यू नहीं होता। मोस्टली इवन मेरा भी 2 साल का था, मेरे साथ जो एक और लड़का पीएचडी कर रहा है, उसका भी 2 साल का गैप था। उसका मास्टर के बाद 2 साल का गैप था, तो वो अभी मेरे साथ है, पीएचडी के अंदर सिलेक्टेड है। कैन यू हियर मी? आई थिंक सो। म्यूट हो। जी जी। ओके, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मैंने ये वेलकम। पूछना था कि पीएचडी के लिए ही अगर जैसे मैंने अप्लाई करना है तो फिर मैं प्रोफेसर्स को अपना ड्यूरिंग अप्लाई अपना रिसर्च प्रपोजल भेजूं, वही जो कि मैंने काम एमएस में किया, लाइक एमएस का अपना साइनॉप्सिस उनको सेंड कर दूं? तो इसमें कॉपीराइट्स इश्यूज तो नहीं आएंगे? नहीं नहीं, फिलहाल आपने सिर्फ उनको ईमेल करें और साथ सीवी अटैच करें। इसके अलावा आपको कुछ भी अटैच करने की, भेजने की ज़रूरत नहीं। जब प्रोफेसर आपकी सीवी के अंदर इंटरेस्टेड होगा, वो आपको खुद ही बताएगा जी कि अब आप फर्दर मतलब कि अपना एमएस का थीसिस भेज दें। तो फिर वो फर्दर वो आपको गाइड भी करता जाएगा, और साथ साथ मतलब फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ ईमेल और सीवी ही सेंड करनी है उसको। सही है। एंड ऑन एन एवरेज कैन यू टेल कि आपने कितने प्रोफेसर्स को मेल किया था और उनसे आपको रिप्लाई बैक आ गया था? सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये मोटिवेशन। ये अच्छा क्वेश्चन था। वो ये है कि जो मैंने बात की थी, जो जैपनीज लोग हैं ना, ये एथिक्स के अंदर बहुत ही अच्छे लोग हैं। कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने चाइना के अंदर भी ना सीएससी के लिए भी कोशिश की थी। तो सीएससी के अंदर जी जी। लेकिन मैंने शायद तकरीबन 1000 प्लस प्रोफेसर्स को ईमेल की होनी है चाइना के अंदर।
तो 1000 के अंदर से शायद मुझे 50 के रिस्पॉन्स आए हों। Oh my लेकिन इस God. हिसाब से लेकिन इस हिसाब से अगर आप जापान की बात करें, तो जापान, अगर आप डेली डेली समझेगा 5 भी ईमेल कर रहे हैं ना, आपको 3 के लाजमी रिस्पॉन्स आएंगे। जापान Wow, के, that's nice. हाँ, जापान का जो प्रोफेसर है वो आपको लाजमी रिस्पॉन्स देगा। ओके, और पीएचडी के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल तो नहीं होती, बिकॉज मैंने ये सुना है कि एमएस के लिए मतलब अप्लाई करना ज्यादा इजी है बनिस्बत पीएचडी के, कि अगर आप पीएचडी लेकिन में करें। जी जी। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मास्टर के लिए स्कॉलरशिप ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पीएचडी की काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं, और मास्टर के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो आपका मतलब कि जापान के अलावा भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होने हैं पीएचडी के लिए। तो जी जी बिल्कुल। पीएचडी के लिए लेकिन हाँ आई एम इतना टॉकिंग अबाउट मुश्किल द नहीं है। कंपटीशन। कंपटीशन की अगर बात करें तो मेन फिर वही बात आ जाएगी कि आपने सबसे पहले ना प्रोफेसर ढूंढना है। अगर प्रोफेसर आपके साथ एग्री हो गया ना, तो समझे आपकी 90% चांसेस हैं, शायद 90 से भी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि प्रोफेसर को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगनी चाहिए। अब मेरे सही है। अब मैं आपको बताता हूँ। और मेरे साथ एक और भी लड़का है, उसने भी मैक्स के अंदर अप्लाई किया था, हाँ, हाँ, पीएचडी के लिए। लेकिन क्योंकि मैक्स के अंदर जो थी, सिर्फ एक ही सीट थी पीएचडी के अंदर। लेकिन जी जी। प्रोफेसर को उसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी लगी कि प्रोफेसर ने ना, क्योंकि अब एक सीट थी तो कंपटीशन इतना ज़्यादा था। तो और फिर ऐसे भी होता है कि जो मोस्ट सीनियर प्रोफेसर होते हैं ना, हमेशा वही सीट ले जाते हैं। तो फिर इनको पता होता है कि मतलब कि अब मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक सीनियर प्रोफेसर है। तो फिर जारी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर को पता है कि सीट जो है, अगर सीनियर प्रोफेसर ने सेलेक्ट किया हुआ बच्चा तो वो ही सिलेक्ट होगा। तो उस असिस्टेंट प्रोफेसर ने इस तरह किया, उस लड़के का मैक्स के अंदर इंटरव्यू ही नहीं दिलवाया। जब फाइनल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज होते हैं उसने दिलवाया ही नहीं। कहता कि कंपटीशन बहुत है। तो प्रोफेसर ने इस तरह किया कि उसको अपनी फंडिंग के ऊपर बुला लिया। इवन के उसकी की सही। सीट तक का खर्चा सारा प्रोफेसर ने दिया। और एज इट हमारी भी जितने ना स्टाइफेंड है, और इतना ही उसको भी स्टाइफेंड मिल रहा है, और प्रोफेसर उसको खुद ही पे कर रहा है। और उसकी यह रीज़न थी कि मैंने आपको बताया कि जापान के अंदर जो है ना, बहुत ही कम लोग पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फॉरेन से ही स्टूडेंट आएंगे। सही। और आपने मुझे बताया कि आपके कोई फेलो हैं जो कि पीएचडी, तो इसके लिए पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट होती है, नहीं, पब्लिकेशन नहीं, नेसेसरी? नहीं, मेरे जो दोनों हैं मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, दोनों ही पाकिस्तानी हैं। और उन दोनों की पब्लिकेशन एक भी नहीं थी, और पीएचडी अब कर ओके। रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अब्दुल हमीद। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था। मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि एज लिमिट का कोई इश्यू तो नहीं है मास्टर स्कॉलरशिप के लिए? जी और जी। दूसरा ये पूछना था कि मैं शादीशुदा हूँ, तो क्या जो स्टाइपेंड मिलता है स्कॉलरशिप का वो एनफ होता है कि आप अपनी स्पाउस को बुला सकते हैं? एक बेटा भी है मेरा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे साथ जो लड़का जो पीएचडी के अंदर सेलेक्ट हुआ है, आप सब लोगों की ये ड्रीम होनी है जी, कि हमारी 16 ग्रेड की जॉब हो जाए पाकिस्तान के अंदर, या 17 ग्रेड की जॉब हो जाए। जो मेरे साथ लड़का आया हुआ वो पीएचडी करने आया हुआ, और उसकी 17 ग्रेड की जॉब थी, और वो रिज़ाइन करके मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर आया। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा लास्ट पे तेरी आपकी कितनी थी, तो वो मुझे बता रहा था, कहता मेरी 1 लाख और 30,000 थी लास्ट पे 17 स्केल के ऊपर। तो यहाँ पे समझें कि आप 3 लाख रुपए तकरीबन स्टाइपेंड है। तो आप इजीली मतलब फैमिली की को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे इतने के अंदर। और दूसरा ये कि मैक्स स्कॉलरशिप, जो मैक्स स्कॉलर हैं वो अपने ने मामा बाबा और वाइफ को इजीली यहाँ पर बुला सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और इजीली मतलब आप मैनेज कर सकते हो
इन पैसों के अंदर। और दूसरा ये कि अगर किसी मेजर सिटी के अंदर कर रहे हो तो फिर आप साथ 28 आवर्स पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, आप वो भी कर लो अगर थोड़े सेविंग भी करना चाहते हो तो। अच्छा सर, एज लिमिट का आपने नहीं बताया, एज लिमिट हाँ तो नहीं है? हाँ हाँ, एज लिमिट ये है कि 35 ईयर तक एज लिमिट है। 35 या 34 लास्ट है। हाँ मुझे कंफर्म हाँ। नहीं है लेकिन है इतनी ही। अच्छा, सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो CGPA का इशू होता है, मुझे मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन मुझे कन्वर्ट करना नहीं आ रहा। मैं वैसे मेरी जो है ना CGPA एमफिल में, वो है 3.43। तो उसको मैंने सुना कि कन्वर्ट करना पड़ता है। जापान का जो सिस्टम है वो शायद टोटल उनकी 3 होती है CGPA, वो तो आपको ज्यादा ही पता होगा। नहीं नहीं, उसका कन्वर्ट थोड़ा सा करने बता दें। नहीं, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैक्स फॉर्म के ऊपर भी वो आपसे पूछते हैं, मतलब कि हर कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट होती है, कहीं पे 5 होती है, कहीं पे 4 होती है, कहीं पे 3 होती है। तो यहाँ पे 4, मतलब कि आप लोगों ने, मैंने भी 4 ही मेंशन किया था कि मेरी 4 में से 3.71 है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो वो कहते हैं कन्वर्ट करके राइट करो, लेकिन जापान के अंदर ऐसा मैंने नहीं देखा कि किसी फॉर्म के ऊपर कन्वर्ट करके लिखनी हो। बाकी ये है नहीं कि सर, मैं 3.43 आपकी CGPA अच्छी है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद उसको मैंने सुना था नहीं कि नहीं, जो है ना नहीं उसको नहीं ऐसा कन्वर्ट नहीं करना है। पड़ता। नहीं नहीं, वो कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं वहाँ पे, आप ठीक कह रहे हैं कि कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे आप बता दें आपकी 4 है, फॉर्म के अंदर 4 रुपए जितनी भी है वो आप फिल कर दें, मसला नहीं है इसकी कन्वर्ट करने में। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि एप्लीकेशन फ़ी भी होती है जब हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसमें कोई वेव ऑफ या इस तरह से कुछ होता है? हाँ, एप्लीकेशन फ़ी का भी ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने देखी हैं कि उनमें एप्लीकेशन फ़ी होती है। आई थिंक मैंने शायद टोक्यो यूनिवर्सिटी में देखा था, कुछ उसकी थी एप्लीकेशन फ़ी 15 से 16 हज़ार। तो कुछ तो यूनिवर्सिटीज ऐसे होती हैं कि आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन जापान के अंदर बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं। चाइना की तरह यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होगी। शायद कोई आपको एक दो यूनिवर्सिटीज मिल जाए जिनकी एप्लीकेशन फ़ी होगी, मोस्टली की नहीं होती। अगर कुछ की होती भी है, अगर आपको प्रोफेसर ने मतलब सेलेक्ट किया हुआ होता है, तो वो इवन मेरे साथ एक और जो मतलब कि हमारे जो हम 80 लड़के सेलेक्ट हुए थे इस बार जापान के लिए मैक्स के अंदर, उनमें से एक लड़का शेयर कर रहा था मेरे साथ कि उसकी फ़ी थी शायद 18 हज़ार 20 हज़ार थी। तो वो उसको कह रहे थे कि आप पे कर दो, लेकिन जब आप इधर आओगे आपको रिफ़ंड हम कर देंगे। लेकिन उसने पाकिस्तान के बैंक वगैरह से पता किया, लेकिन वो पे ही नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने ने कहते ठीक है इट्स ओके, उन्होंने उसकी एप्लीकेशन फ़ी को वेव कर दिया। लेकिन यह है कि अगर यहाँ पे अगर आप किसी की पे भी करते हो ना, अगर आपकी मैक्स स्कॉलरशिप लग जाती है तो आप वो इधर आके वो रिफंड कर देते हैं। और लेकिन जापान की बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज होनी है जिनकी एप्लीकेशन फ़ी है, मोस्टली की नहीं है। समझ लें 90% की नहीं मिलेगी आपको एप्लीकेशन फ़ी। सही। तो जब हम यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं गूगल पे जाके उसकी एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड, तो कहीं पे उसकी एडमिशन फ़ी आ रही होती है, वो एडमिशन फ़ी एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो और और सही। इवन और दूसरा सर ये है कि मैथ्स का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। आपने मतलब इस तरह एडमिशन की तरह नहीं अप्लाई करना होता, उन पे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वो आपके प्रोफेसर ही हेल्प करता है, और उनकी IAD। ठीक है। और सर दूसरा, जब हमने ईमेल करनी है तो उसमें हमने सिर्फ CV अटैच करनी है? क्योंकि मैंने सुना था कि उसमें ट्रांसक्रिप्ट और मोटिवेशन लेटर भी अटैच करना होता है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CV ही काफ़ी होनी। क्योंकि मैंने तो सिर्फ ही CV ही अटैच की थी। और दूसरा ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्टली लोग कहते हैं जी हमने ईमेल की है और रिस्पॉन्स नहीं आया, 10-15 दिन के बाद भी नहीं आता। तो मैं आपको अपने केस में बताता हूँ। मैंने
ने ना अपने प्रोफेसर को ऑलमोस्ट ना अक्टूबर में ईमेल की थी, शायद 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर या 15 अक्टूबर, ऐसे मैंने अपने प्रोफेसर को ईमेल की थी जहाँ पे मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मुझे प्रोफेसर ने ना 25 दिसंबर को रिस्पॉन्स दिया कि अगर आप अभी भी मतलब कि अब तब मेरे पास सीट नहीं थी, तब मैंने इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर अभी भी आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास आप सीट अवेलेबल है। तो मैंने देख लो, मतलब कि 2.5 मंथ के बाद भी रिस्पॉन्स आया और आज मैं जापान में हूँ उसी प्रोफेसर के पास। सही। तो ये अभी जो अप्लाई हो रहा है ये सितंबर 2025 के लिए है ना? जी जी, ये सितंबर 2025 के लिए। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम औरंगज़ेब है और मैं मलेशियन स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। थैंक यू वेरी मच असीब, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत पोलाइट हो। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मलेशिया से जापान मूव करना है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब, तो क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपने बताया बहुत ज़्यादा हैं, तो लैंग्वेज बैरियर भी है, तो क्या डायरेक्टली विदाउट लैंग्वेज सीखे जॉब मिल जाती है इजीली? और अगर मास्टर्स करना चाहिए मतलब मेरा एक मास्टर्स होने वाला है मलेशिया से, तो क्या दूसरा मास्टर्स करना चाहिए जापान में आके या पीएचडी करनी चाहिए आगे? व्हाट्स योर रिकमेंडेशन ऑन दैट? एक तो ये जॉब के लिहाज से यही बात है कि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे लोगों को देख लें कि मैंने आपको बता रहा था कि इवन प्रोफेसर्स को भी इंग्लिश नहीं आती। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत इशू है, तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो मैं भी इसी लिहाज से परेशान होता हूँ कि फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन ये है कि आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। और ये है कि मैक्स स्कॉलर को जो सिखाते भी हैं। हमारी भी, हम जब से आए हैं 1 मंथ मुझे कंप्लीट हो गया है, मैं 25 सितंबर को आया था जापान में। तो हमारी डेली लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं 2 आवर्स की। तो बेसिक चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो अगर आपने मतलब अच्छी जॉब के लिए जाना है, किसी कंपनी में हायर करना है, तो लाजमी है आपके पास N5 तो होना ही चाहिए ना, कि बेसिक के लिए। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि N5 हो जाए ताकि आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और दूसरी बात आपने की, हाँ, कि मास्टर करना चाहिए कि पीएचडी करना चाहिए। अगर का मास्टर जो है कंप्लीट होने वाला है, तो आप फिर पीएचडी के लिए ही अप्लाई कर दें। जो आपने मास्टर कर रहे हैं मलेशिया में, आई होप वो भी बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान से आप के पब्लिकेशन भी शायद हो सकती है, अगर ना भी हुई तो, लेकिन आपको काफ़ी मतलब नॉलेज होगा रिसर्च के बारे में। तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर दें तो ज़्यादा ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली जॉब नहीं मिल सकती? अगर N5 सीख लें मलेशिया में बैठ के और अप्लाई करें जॉब के लिए, तो क्या कितने परसेंट चांसेस हैं? देखिए, अगर मतलब डायरेक्टली जॉब आप कैसे ढूंढना चाहेंगे, मतलब जापान में आके या वहां बैठ के? लिंक्डइन के थ्रू और भी एप्लीकेशंस में आप अप्रोच करते हैं कंपनीज को। हाँ, वो आप अगर इस तरह आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज आपको N5, कम अज कम N5 तो होनी ही चाहिए ना, ताकि बेसिक तो आती हो, फिर ही अच्छा, अगर मतलब कि यहाँ आपको जॉब मिलनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आके मास्टर्स दोबारा करता हूँ, मैं दोबारा अगर करना चाह रहा हूँ या पीएचडी करना चाह रहा हूँ, तो क्या प्रोफेसर आगे इन फ्यूचर लाइफ में हेल्प करते हैं या सिर्फ उनका काम होता है पढ़ाना, पब्लिकेशन करना, दैट्स इट? नहीं, जापान के अंदर थोड़ा सा ना प्रोसेस डिफरेंट होता है। चाइना के अंदर तो एक मेरा भी है जानने वाला। तो मास्टर के अंदर मैंने उससे पूछा, तेरी कितनी पब्लिकेशन है?" मुझे आगे से कहता मेरी 10 पब्लिकेशन है। तो यहाँ पे उस दिन मेरे ही प्रोफेसर ने ना, इन्होंने लैब मेंबर्स ने मेरे लिए वेलकम पार्टी अरेंज की हुई थी। तो इसी तरह फिर मेरी डिस्कशन हो रही थी, फिर मैंने अपने प्रोफेसर को बताया, मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ लगती कि मास्टर के अंदर 10 पब्लिकेशन बंदे की कैसे हो सकती हैं। प्रोफेसर भी हंसने शुरू हो गया, कहता हाँ ये तो बात है, जो कि चाइना वाले हैं बस पब्लिकेशन पब्लिकेशन के ऊपर ही देखते रहते हैं और रिसर्च की क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। और यहाँ पे जापान में इवन ऐसे हैं कि मास्टर के स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएट होने वाले हैं और अभी तक उनकी 0 पब्लिकेशन है।
और ये तो जॉब के लिहाज से ये प्रोफेसर आपकी हेल्प करते हैं। अब मेरे साथ ना, अभी मैं फ़िलहाल मास्टर जो फर्स्ट ग्रेड का अकेला स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ एक और भी जापानीज़ था, तो उसको प्रोफेसर ने स्पेन भेजा हुआ है। तो मैं उस दिन प्रोफेसर से पूछ रहा था, मैंने कहा आपने उसको कैसे स्पेन भेजा है, या वो खुद ढूंढ के गया है? कहता नहीं, ये मेरी फंडिंग के ऊपर ही गया है, मेरे ही प्रोफेसर के साथ मतलब ताल्लुकात हैं, तो मैंने ही उसको भेजा हुआ है। तो मतलब कि ये हेल्प करते हैं चीज़ों की, जॉब के अंदर भी, फर्दर पढ़ने के लिए भी। थैंक यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन सिर्फ ये पूछना है, क्या आपने बताया कि स्टाइपेंड इनफ होता है, क्या इतना इनफ होता है कि बंदा वो सेव करके यूरोप या किसी और कंट्री में आगे मूव कर जाए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? अगर पाकिस्तानी हिसाब लगाया जाए तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के तो शायद मेरा ख्याल 40 लाख तक लगता है, इतना तकरीबन। नहीं, तो ऑन द अगर बेसिस सर्च ऑफ की आप पार्शियल बात कर रहे स्कॉलरशिप। हो तो अगर पार्शियल इसको, स्कॉलरशिप। हाँ, पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना, अब आप की लाइफ स्टाइल कैसा गुजार रहे हैं। अब यहाँ जो अब मेरा भी लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा चेंज हो गया कि मतलब कि वो फिर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप कैसे बचत करते हैं, आप बाहर जाके खाना खाते हैं, आप खुद कुक करते हैं, आप बड़े सिटी में रहते हैं, आप कैसे पैसे बचाते हैं। लेकिन यह है कि जो मेरे सिटी में है, तो वो मैंने आपको बताया था, मतलब कि अगर आपकी $1,000 है, मतलब कि स्कॉलरशिप, तो आपका मैक्सिमम, अगर आपने सही मेरे सिटी के अंदर आप अच्छा खाओ खाओ पिए, तो आपका मतलब $500 लग जाए ना, वो 500 फिर भी बच जाएगा अकेले के लिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच असीम, ब्लेस यू। वेलकम। फातिमा राना। हाँ अस्सलाम वालेकुम। फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने पूछना था आपसे ईमेल के बारे में कि ईमेल जो आपका माइक म्यूट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी जी जी, आ रही है। सर मैंने ईमेल बॉडी के बारे में पूछना था कि हमें कैसे ईमेल लिखनी चाहिए जापानीज प्रोफेसर को ना। ईमेल तो आप ऐसे करेंगे, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही सिंपल सी होनी चाहिए, कि बस आप लोगों ने बताना है जी मैं मास्टर करना चाहता हूँ, मेरी ये रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रही है। मतलब आप बेशक आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले लें, उसका मसला नहीं है, लेकिन सिंपल से सिंपल आप लोगों ने ईमेल लिखनी है, और कॉन्साइज सी लिखनी है, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, और बिल्कुल मतलब सिंपल सी लिखें, मतलब कि जी बस उसको पता चल जाए जी ये कहना क्या चाह रहा है, कि उसको ठीक है। ट्रांसलेट करने की जरूरत ना पड़े। जैसे बाकी कंट्रीज में हम लिखते हैं ना, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम प्रोफेसर के इंटरेस्ट को कहते हैं कि हमने आपके आर्टिकल्स पढ़े और ऐसे, मतलब 3-4 पैराग्राफ थोड़ी लंबी बन जाती है। हाँ नहीं, उस तरह ना करें, सिंपल सी ईमेल लिखें, वैसे जर्नल ईमेल लिख दें, या प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट मतलब कि इंक्लूड करके लिखते हैं, लेकिन सिंपल सी और छोटी सी लिखें, ज़्यादा कौन सा बस कंसाइज करके लिखें, ज़्यादा बड़ी नहीं ना लिखें। और ईमेल में हम ये मेंशन कर दें कि आप हमें नेक्स्ट स्कॉलरशिप के थ्रू मतलब हमें ले लेंगे उसके हाँ लिए। मतलब आप, हाँ उसके लिए ईमेल के अंदर आप यही, और उसके सब्जेक्ट के अंदर भी यही मेंशन कर दें कि मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स के लिए, मतलब कि मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ। ओके ठीक है। ओके ठीक हो। थैंक यू सर। वेलकम। समी समीउर रहमान। जुबैर जाफरी। जरगोना खान।
शुक्र है बारी आई। अस्सलाम अगर वालेकुम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछे, मैं चैट नहीं रीड कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन शॉर्ट ये है कि आपने एक चीज़ शायद स्किप करवाई, कि आपने बोला है कि एक्सेप्टेंस लेटर हम सुपरवाइजर को मैसेज कर देते हैं, ठीक है, कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। आपने ये नहीं बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन है। और फिर थर्ड, आपने ये नहीं बताया कि आपने लिखा है कि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, फिर आपने अपनी स्लाइड में नीचे एरो लगाया हुआ था कि फिर मैक्स स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। मतलब कि यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर होगा, कोई सिस्टम ऐसा होगा कि वो फिर हमें मिले, क्या प्रोसेस, थोड़ा सा आपने इसको स्किप कीजिए, जरा थोड़ा क्लियर करें। ऐसे है कि सबसे पहले ना, वो वही मैंने आपको बात बताई थी कि अब मुझे तो नहीं पता होना कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी डेडलाइन है। मतलब कि ऑफ कोर्स हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन ओपन होते हैं, कुछ ना कुछ डेडलाइन होती ही होंगी। तो ठीक है। आपने प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की कर लें। फिलहाल तक मैंने आपको बताया, नवंबर से ना समझे, नवंबर से लेकर जनवरी तक हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होंगी। किसी की 15 नवंबर लास्ट होनी है, किसी की 18। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 3 4 यूनिवर्सिटीज़ होनी है जिनकी जल्दी डेडलाइन ख़त्म हो जाती है। और कुछ की शायद फरवरी के स्टार्ट में भी जारी होती है डेडलाइन। ठीक है, तो आपने ने सबसे पहले यही प्रोफेसर्स को ईमेल करने हैं कि जी मैं इंटरेस्टेड इन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप के अंदर। तो फर्दर आपको प्रोफेसर रिस्पॉन्स करेगा कि मतलब कि वो मतलब कि इंटरेस्टेड है आपकी प्रोफाइल में। नहीं, अगर वो आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होता है तो वो आपका फर्दर इंटरव्यू लेगा, कैजुअल मीटिंग रखेगा, खुद ही आपसे पूछेगा चीज़ें कि आप क्यों आना चाहती हैं, आपका क्या रिसर्च टॉपिक है और ये वो। अगर प्रोफेसर मतलब कि सेटिस्फाइड हो गया आपके वर्क के साथ, फिर वो आगे यूनिवर्सिटी की आईएडी, इंटरनेशनल अफेयर डिवीजन वालों को बताएगा जी ये वाला स्टूडेंट है, ये मैक्स के अंदर अप्लाई करना चाह रही है, मैं इसका सुपरवाइज़र बनूंगा। तो फिर फर्दर वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपने ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवाने हैं यूनिवर्सिटी। फिर यूनिवर्सिटी जो है फर्दर इंटरव्यू डिसाइड करती है पैनल के अंदर। फिर वो मतलब कि हर प्रोफेसर ने समझे एक एक बच्चा सेलेक्ट किया हुआ होगा, तो वो पैनल के अंदर भी सबका इंटरव्यू होगा। फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी कि जी ये वाले मतलब कि हमने दो 2 या 3 मतलब जितने सीट्स हैं वो हमेशा सिर्फ उतने ही बच्चे सेलेक्ट करते हैं, बाकी वो सबको बता देते हैं जी आप लोग रिजेक्ट हो गए हैं इस फेज के अंदर। और जो समझे हो गया, एक्सेप्ट हो गया, उस फेज के अंदर लास्ट इंटरव्यू के अंदर समझे आपकी 99% स्कॉलरशिप सिक्योर है। लेकिन यह है कि फिर आप लोगों ने इंतज़ार करना है। ऑलमोस्ट जुलाई के अंदर रिज़ल्ट आया करता है, और मैंने भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। 19 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में रिज़ल्ट आया। नहीं, यूनिवर्सिटी ने तो एडमिशन दे दिया, फिर मैक्स स्कॉलरशिप का अलग से कोई परफॉर्म यूनिवर्सिटी होगा? यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया। यूनिवर्सिटी हम्म। ने ना सिर्फ सेलेक्ट किया आपको कि ये वाला जो स्टूडेंट है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर मैंने ये हम्म। आपको बताया कि जो मैक्स स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, ये यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप नहीं है। फिर हम्म। जो है गवर्नमेंट को ना, मतलब यूनिवर्सिटी ने मतलब सेलेक्ट कर लिया वो, या आपके सारे डॉक्यूमेंट भेज देती है गवर्नमेंट को कि हम्म। ये फर्दर से मतलब हमने ये वाला स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया, आप फर्दर आप इसकी स्क्रीनिंग करें। फिर हम्म। इनके इसकी स्क्रीनिंग के कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं कि इवन मेरा मुझे प्रोफेसर बता रहा था कि आपकी हर चीज़ स्क्रीन हुई है, आपके सोशल मीडिया से लेके एवरीथिंग स्क्रीन की गई है, तो इसके बाद आपकी सिलेक्शन मतलब कि गवर्नमेंट ने की है। मतलब सब लेकिन कुछ ये है कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसे यूनिवर्सिटी ही। ही सब कुछ। ओके ओके। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी ने आपको सेलेक्ट कर लिया, समझे आपके 99% से चांसेस है। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ऐसा होना है कि मतलब कि गवर्नमेंट वालों ने रिजेक्ट कर दिया हो। आपने बोला कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने थे, मतलब कि ये ट्रांसक्रिप्ट में से मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो एमएस के ट्रांसक्रिप्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे उनको हम? जी जी। और वो कुछ एमएक्स का प्रोसेस सारा खुद वो करेंगे आगे, सिर्फ हमें यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आपने यूनिवर्सिटी के और प्रोफेसर्स को टारगेट करना। वो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझें कि लाइक अ बेबी आपका हाथ पकड़ के आपको सब कुछ करवाएंगे कि क्या क्या करना है। अगर सुपरवाइजर मान जाए तो? हाँ, अगर सुपरवाइजर मान जाए तो, एग्री हो जाए चलिए, थैंक यू सो मच। तो।
जी जुबैर जाफरी, आपका इशू रिजॉल्व हुआ है। अदरवाइज सलीम रियाज। जुबैर जाफरी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मेरे बस दो क्वेश्चन है, जिसमें से एक तो सिस्टर ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। जो उन्होंने कहा था कि हमने ईमेल किस तरह लिखना है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहला जो क्वेश्चन ये है कि ईमेल हमने सेंड करनी है, लेकिन डिग्री ट्रांसक्रिप्ट साथ अटैच करनी है या नहीं करनी है? नहीं नहीं, सिर्फ आप सीवी की करें और साथ ईमेल, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं। किसी भी फॉर्मेट में सेंड कर दे, कोई मसला नहीं, जैसे आपने कहा था। नहीं, कोई भी मसला नहीं। और लेकिन ईमेल बिल्कुल सिंपल से वो जो पाकिस्तानियों के एक फॉर्मेट होते हैं जो बना के देते होते हैं, क्या नाम है, प्रिंटर, वो जो फोटो कॉपीज वाले, वो वाले ना हो, बस कोई और भी नहीं नहीं फॉर्मेट फिर आप जो मर्जी कर लें। हाँ हाँ। अच्छा, तो वो दूसरा ईमेल ये है कि ईमेल में ये है कि हमने पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना है और उनके बारे में बताना है कि हमने आप को जो है ना वो प्रोफाइल देखी है, और मेरा इंटरेस्ट आपका सब जो है ना वो मिलता जुलता है। आप मैंने रिसर्च वो एक दो हम नहीं ऐड कर देंगे, ताकि उन्हें पता चले कि हमने जो है ना उन पर रिसर्च की है। तो एंड पे यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप का नाम लेना तो लाजमी है ना, ताकि पता हो हाँ उन्हें कि हम कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हाँ हाँ, स्कॉलरशिप का लाजमी मेंशन करें कि मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप में आना चाह रहा हूँ आपके पास। वो वो आप सब्जेक्ट के अंदर भी बताए भी, मतलब लाजमी मेंशन करें, ताकि वो अगर सिर्फ सब्जेक्ट ही रीड करे तो उसको पता चल जाए कि थीम क्या है इस पूरी एप्लीकेशन का। हैं। मैं समझ नहीं सका। मतलब कि ईमेल जब आप राइट करते हैं तो वो सब्जेक्ट पूछता है ना। जब ईमेल आप राइट करते हैं, पहले पहले ईमेल होती है, फिर सब्जेक्ट पूछता है कि मतलब कि आपने किसके बारे में ईमेल करनी है। तो आप सब्जेक्ट के अच्छा, अंदर मेंशन कर दें जी, मतलब फाइंडिंग आ सुपरवाइजर फॉर मास्टर एंड पीएचडी अंडर अंडर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप, इस तरह, मतलब कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर भी मेंशन कर दें, ताकि अगर वो सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही पढ़े तो उसको पता चल जाए ये बच्चा मतलब कि मैक्स के अंदर अप्लाई करने के लिए विलिंग है। पूरी ईमेल ना भी पढ़े तो उसको सिर्फ सब्जेक्ट से ही पता चल जाए। तो एक रिमाइंडर देना होता है जब ईमेल ना रीड करे, तो वो हम जो है हमें देना चाहिए या हाँ नहीं देना चाहिए? हाँ, रिमाइंडर भी है, ये अच्छा ही बात है। रिमाइंडर आपको तकरीबन 10 दिन आप इंतज़ार कर लें, तो 10 दिन के बाद आप दोबारा ना प्रोफेसर को एक बार रिमाइंडर भेज दें। क्योंकि जो मेरे साथ लड़का पीएचडी के अंदर सेलेक्ट हुआ हुआ है, उसके केस में ऐसे ही हुआ था कि प्रोफेसर ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो उसने इसके बाद रिमाइंडर भेजा, तो फिर क्योंकि ईमेल्स इतनी आ रही होती हैं, मिस भी हो सकती हैं, तो रिमाइंडर के कि उसने ईमेल मतलब प्रोफेसर ने पढ़ी और वो मैथ्स के अंदर सेलेक्ट हो गए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मोहम्मद खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा जनरल सा क्वेश्चन है कि आपका टाट कोर्स यानी है मास्टर या रिसर्च, यानी कि जो नेक्स्ट ये होती है यानी मास्टर जो ब्रांच में, उसके बारे में थोड़ा क्लियर दोबारा सवाल करें, मुझे समझ नहीं लगे। करें सर। जो मास्टर है आपका जापान जी में, जी वो मास्टर यानी कि टाट कोर्स है या रिसर्च, यानी कि रिसर्च होता है यानी कि कोर्स वर्क होता है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में। जी जी। तो ये यानी कि कौन कौन सी यानी कि वो है, यानी कि कोर्स है या रिसर्च है, कौन सा प्लेटफॉर्म है पार्ट मास्टर का? हाँ, मेरा यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम है, मास्टर इन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग के अंदर। तो सर इसमें आपको रिसर्च भी करवाई जा रही है, सिर्फ कोर्स वर्क है? नहीं नहीं, यहाँ पर जो मेरे प्रोग्राम का नाम है सस्टेनेबल साइंस था। तो मतलब मेन जो मेरी रिसर्च, पाकिस्तान में भी तो इसी तरह ही होती है, मतलब कोर्स वर्क भी होता है, रिसर्च भी होता है। अब रिसर्च के अंदर ये है कि जो मेरा प्रोग्राम स्पेशल था, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो मेरे इस कोर्स वर्क के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर मैं कर रहा हूँ, फ्यूल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ।
और ठीक है साथ से सर। जो साथ कोर्स वर्क होता है वो तो उठाने ही पड़ते हैं, मतलब क्रेडिट हार्ड जो होते हैं वो तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि 20 उठाने या 25 उठाने हैं, वो तो उसी तरह कोर्स वर्क होता है। लेकिन अच्छा यहाँ पे सर। ऐसे है कि यहाँ पे कोर्स वर्क पे नहीं फोकस करते यहाँ पे। अब मुझे वैसे अपने अभी सब्जेक्ट भी नहीं पता कि मैंने कोर्स वर्क कितने लिए हुए हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस ही नहीं होती। बस कोई वो एक पेपर भेज देंगे, इसकी समरी करके भेज दो, मतलब कि इधर कोर्स वर्क के ऊपर बिल्कुल फोकस ही नहीं करते, बस रिसर्च रिसर्च पे ही है। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि कॉन्स में कि लैंग्वेज बैरियर्स है यहाँ पे, इवन के प्रोफेसर्स को भी यानी कि इंग्लिश नहीं आ रही होती, तो जी जी। आपका जो यानी सुपरवाइजर है, आप जब उससे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको हर्डल्स पेश आती हैं क्योंकि उनको नहीं इंग्लिश यानी कि टफ है थोड़ी सी, तो नहीं नहीं नहीं, जो मेरा प्रोफेसर है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो वो फुली प्रोफेसर है, एक तो वो अरामको का मेंबर है, एक वो पाकिस्तान वो जापान की पेट्रोलियम सोसाइटी का प्रेसिडेंट है। तो वो वो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है, तो मुझे उसके के लिए नहीं। लेकिन हाँ, जो मेरे लैब के मेंबर हैं ना मास्टर पीएचडी के लिए, उसके लिए कम्युनिकेट करने में मुझे मसला होता है। तो ठीक है बाकी सर। ये नहीं कि आपको प्रोफेसर लेवल को बिल्कुल ही नहीं आती, लेकिन डिपेंड करता है, प्रोफेसर को बेसिक तो आ रही होती है, लेकिन जो मेरा प्रोफेसर है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो सर आपके साथ जो आपके लैब यानी कि लैब के कोलीग्स हैं या आपके स्पोर्ट सुपरवाइजर हैं, उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा है? कहते हैं कि चाइना में जाएं तो वहाँ काफी वहाँ पे यानी कि हर्डल्स करते हैं और काफी यानी कि ना स्ट्रिक्ट माहौल होता है लैब का और काफी यानी कि ना थका देने वाला, तो आपके क्या एक्सपीरियंस है, आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा ऐसे एक्सपीरियंस है कि जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि हम पाकिस्तान में पढ़ते रहे हैं। और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और जापान का ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा भी। तो यहाँ पे पहले तो मुझे तकरीबन एक वीक मुझे कोई चीज़ समझ ही नहीं लग रही थी कि भाई इधर मैं करने क्या आया हूँ, मुझे तो कोई चीज़ ही नहीं समझ लग रही, मैंने इधर रिसर्च किस टॉपिक पे करनी है, मैंने क्या करना है। तो फिर जो है यहाँ पे देखो, मतलब मैंने आपको बताया था इधर इतने एथिक्स वाले प्रोफेसर्स और हेल्पिंग हर बंदा के, जब प्रोफेसर के साथ जो मैंने रिसर्च प्लान डिस्कस किया हुआ था कि मैंने इसके ऊपर वर्क करनी है, जब मैं इधर आया हूँ तो प्रोफेसर मुझे कहता कहता जो आपका प्लान है ना बहुत अच्छा रिसर्च प्लान है, लेकिन ये है कि अभी आप न्यू न्यू स्टूडेंट आए हो, आपको चीज़ें नहीं समझ लगेंगी। तो आपको मैं इसे इस तरह करता हूँ कि बैचलर एक एक बैचलर का स्टूडेंट है, एक मास्टर का स्टूडेंट है, वो दोनों एक रिसर्च टॉपिक मतलब उनका है। तो आपको भी मैं उसी ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, वो अभी मतलब 2-4 मंथ हुए हैं उन्होंने स्टार्ट किया है, और आप भी उनके साथ कोलैबोरेट कर लो और चीज़ें सीखो। तो फिर मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आने शुरू हुई हैं, और अब मैं खुद ही मतलब कि अब मुझे खुद पता है कि मैंने अगले दिन क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है। और तो अब मैं एडजस्ट हो गया हूँ यहाँ पे। यानी कि सर आपका कहीं स्टाफ कोऑपरेटिव है काफी, यानी यहाँ से एटीट्यूड के लोग हाँ आते हाँ हैं? बिल्कुल, यहाँ पे इतना कोऑपरेट करते हैं। हम खुद आपस में मजाक कर रहे होते हैं। अब मेरे साथ जो है ना ग्रुप मेंबर है वो बैचलर के हैं, मतलब कि वो दोनों बैचलर के हैं और मैं मास्टर का हूँ। तो मुझे इतनी चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जाहिर बात है इनका एजुकेशन सिस्टम और इनकी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बैचलर के स्टूडेंट मुझे चीज़ें सिखाते हैं कि यार इस तरह करना है, इस तरह करना है। और इवन के प्रोफेसर भी मुझे ये नहीं कहता कि आपने ये करना। प्रोफेसर को मैंने अपना प्लान बताया था कि मैं ये करना चाहता हूँ, कि प्रोफेसर ने एक और मास्टर का स्टूडेंट है उसकी के जिम्मे लगाया, ये मतलब हसीब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है, ये वाला केमिकल प्रिपेयर करना चाह रहा है, तो उसको A to Z हर चीज़ गाइड करो। तो हर चीज़ उसने मुझे गाइड करवाई, और हर चीज़ वो मेरे साथ चलता गया। ठीक है, थैंक यू, super शुक्रिया। वेलकम। नेक्स्ट हफ्सा शफकत। जी हफ्सा शफकत। ये क्वेश्चन है कि अगर आपका भाई ऑलरेडी मैक्स स्कॉलर हो तो इज इट पॉसिबल कि वो आपको अपने रेफरेंस से बुला सकता है, या हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
भाई इट इज नॉट ये पॉसिबल। ये मेरी सिस्टर है और ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रही नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अपने खुद मेहनत करोगे तो आ जाओगे। भाई वगैरह कोई भाई हेल्प प्लीज नहीं ऐसे करेगा मत आपकी करो यहाँ आप। पे। ओके, थैंक यू। वेलकम। ये भाई हर घर का मसला है, मेरी भी सिस्टर यही कहती है। मेरी भी सिस्टर यही रोज कह रही होती है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोगों को मैं तरीका बता दूंगा, करना आप लोगों ने खुद ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट है सलीम रियाज। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक ये कि जो हम मेल करते हैं उसको टाइमिंग इशू होता है क्या? जैसे हम संडे में कर हाँ रहे होते हैं, सैटरडे में, छुट्टी वाले दिन भी कर रहे होते हैं, हाँ, ये ये भी किसी भी अच्छा टाइम रात के 1 बजे शुरू हो जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये बाकी भी आप लोग सुन लें कि जो ईमेल है वो आप हमेशा यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर करें। मतलब आप किसी भी कंट्री में ईमेल कर रहे हैं तो आप देखें पाकिस्तान और उसके टाइम में कितना डिफरेंस है। पाकिस्तान का जो और जापान का डिफरेंस है, जापान 4 घंटे आगे है। तो आप उस हिसाब से ईमेल करें कि समझें पाकिस्तान के अंदर अगर सुबह के 5 हो रहे हैं तो समझे हमारा इधर यूनिवर्सिटी टाइम हो गया 9 हो गए हैं। तो आप उस टाइम को फॉलो करें कि वो सैटरडे संडे तो ऑफ कोर्स ना करें, क्योंकि इधर वीकेंड वीकेंड ही होता है। यहाँ पे वीकेंड के ऊपर कोई बंदा काम नहीं करता। ओके, थैंक यू सर। सर दूसरा मेरा ये सवाल था, जैसे अब किसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन 15 नवंबर है और हम्म, अभी तक हमने कोई किसी प्रोफेसर को मेल भी नहीं किया और ना ही कोई एक्सेप्टेंस मिली है, तो हम अप्लाई हम्म। कर देते हैं, अब एक्सेप्टेंस आप बाद में मिलती है, तो वो कैसे हम आप मैनेज करेंगे? आप ऐसे अप्लाई कर ही नहीं सकते। एक्सेप्टेंस के बगैर? हाँ हाँ, एक्सेप्टेंस के बगैर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते यहाँ पे। मतलब ओ, अप्लाई करने का ये मकसद ऐसा नहीं है कि जी अप्लाई का पोर्टल होगा और आप लोग अप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप टीचर से एक्सेप्टेंस मांगेंगे और टीचर खुद ही आपको बताएगा जी ये मैक्स की डेडलाइन आई हुई है, और आपका का टीचर खुद ही वो मतलब सुपरवाइजर खुद ही अप्लाई करवाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने खुद ही अप्लाई करना है, ऐसा सिस्टम नहीं इट्स ओके, थैंक यू सर। है। जी नेक्स्ट हमजा सरवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मेरा मेजर। तो जी जी। ये बताइएगा कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए पब्लिकेशंस कितनी मैटर करती हैं यहाँ पे मैक्स स्कॉलरशिप के लिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो मेरे साथ पीएचडी वाले लड़के हैं और वो पीएचडी यहाँ पे करने आए हैं और एमफिल के अंदर उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं है और यहाँ पे एमफिल कर रहे हैं। क्योंकि जो जापान वाले लोग हैं ना ये चीज़ें समझते हैं कि मतलब यहाँ पे चाइना वाला सिस्टम नहीं है जी। पब्लिकेशन पब्लिकेशन यहाँ पे बस क्वालिटी क्वालिटी और क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। बेशक पब्लिकेशन ना हो वो कहते हैं कि लोग कुछ आपने सीख तो लिया है ना। तो यहाँ पे मतलब कि पब्लिकेशन इतनी मैटर नहीं कर रही होती। लेकिन ये अच्छा है कि चलें। अगर आप पीएचडी के लिए करेंगे तो कुछ प्रोफेसर या यूनिवर्सिटीज हो सकता है, यूनिवर्सिटी तो नहीं प्रोफेसर हो सकता है कि डिमांड कर रहा हो कि शायद इसकी कोई पब्लिकेशन हो। वैसे मोस्टली पीएचडी के लिए भी नहीं होती, मास्टर के लिए तो जरूरी है ही नहीं है ना। अच्छा चलें ठीक है। उसके बाद जो हम ईमेल लिखेंगे उसका सब्जेक्ट जिस तरह हम सीएससी के लिए यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन या रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, तो हम्म। इसी को हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट में भी? हाँ हाँ, फिर कर दें रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन अंडर मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप। ओके चलें ठीक है। थैंक यू। जी तैयब। तैयब आई थिंक सो आपका कोई इशू आ रहा है, अदरवाइज शान शान हुसैन।
अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। नसीर भाई, सवाल है कि ये जो आप तो तोरी यूनिवर्सिटी में है ना, जी जी, मैं तो तोरी तो तोरी यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो कब से है? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ जी पर मतलब एडमिशन का वो मतलब नहीं है कि यहाँ पे मतलब एडमिशन पोर्टल ओपन होते हैं तो आप अप्लाई करेंगे। ये आप खुद ही प्रोफेसर्स को ईमेल करेंगे, अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है तो वो फर्दर आपको बताएगा। और लेकिन अभी तौरी की आई आई नहीं होनी कि मुझे 25 दिसंबर को प्रोफेसर ने कहा था, और मेरा ख्याल है 19 जनवरी उसकी डेडलाइन थी। 19 जनवरी डेडलाइन। मैं तो हाँ। तोरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कांटेक्ट में हूँ, वो मुझे रेडी है लेने के लिए एज अ पीएचडी अच्छा, स्टूडेंट। कौन जी, से डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंस में, अच्छा एंटोमोलॉजी के। जी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ के वो हमारी यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टॉप का एक, है जी वो डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंस के नाम से डिपार्टमेंट तोरी जी जी। यूनिवर्सिटी में। तो प्रोफेसर रेडी है, मैंने उसे प्रपोजल भी सेंड कर दिया है, उसने चेक भी कर लिया है। हम्म। अब वो डेडलाइन का प्रोफेसर कहता है कि मुझे नहीं कंफर्म कि कब आए, हाँ स्टार्ट हाँ होनी है और कब हाँ, वो वो एंड ऑफ दिसंबर डेडलाइन। में ही होंगी। यह कि आप ना उनके प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट में रहिएगा हर 10-15 मतलब 15 दिन के बाद ना प्रोफेसर को या ईमेल कर दो, या हाँ या आप इस तरह करो, जी और आईआईडी की ना ईमेल निकालो तो तोरी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल स्टूडेंट डिवीजन की, जी साथ सीसी के अंदर उस प्रोफेसर की ईमेल मेंशन करो, और ठीक साथ है उनसे ना क्वेश्चन करो कि जी ये प्रोफेसर मुझे मैक्स स्केल में लेने के लिए एग्री है, तो इसकी ठीक है डेडलाइन कब है, तो वो आपको फर्दर ठीक बता है देंगे। लेकिन अभी भी अनाउंस ही नहीं हुई मेरा ख्याल है हमारी यूनिवर्सिटी की। लेकिन वो आपको मतलब बता देगा, आईआईडी वालों को भी पता चल जाएगा कि मतलब कि ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में है। सही है। अच्छा, हसीब भी एक और सवाल ये है कि अगर ये आपको आइडिया होता है कि मैक्स में ततोरी यूनिवर्सिटी की नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट्स होते हैं वो कितनी होती है मास्टर और पीएचडी की, ये या वैसे मिनिमम? वेरी वेरी टू वेरी करता है। इस पर हम यूनिवर्सिटी मतलब पाकिस्तान से हम 3 लड़के हम हैं, इसके जी। अलावा 3 लड़कियां इंडोनेशिया से हैं, 6 एक ऑलमोस्ट हम लोग 10 होंगे। ये मास्टर के या ओवरऑल पीएचडी और मास्टर दोनों के? ओवरऑल पीएचडी और मास्टर के, पीएचडी के ये के समझ लो 3 होने हैं और 7 मास्टर के होंगे। मास्टर की ज़्यादा सीट थी। सही सही सही, ठीक हो गया सही है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। And next we have the Nurulan. Nurulan. Then after Noor we have Atik. Noor, यस सर। Atik. Yeah. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस है, पूछना चाहूँगा। आई एम रिसेंट जियोलॉजिस्ट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और ये पूछना चाहता हूँ कि डू दे एक्सेप्ट माय EMOI जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है इंस्टेड ऑफ आइल्स? जी जी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही मोस्टली प्रेफर कर लेती है मैक्स। तकरीबन हमारे समझो अगर यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में 10 है ना, तो 10 के 10 विदाउट आइल्स आए हुए हैं। सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर आए हुए हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट अप्लाई के दौरान रिक्वायर होता है या उससे पहले? पासपोर्ट लाजमी है, वो जब भी आप मतलब जब मतलब प्रोफेसर आपको मिल जाएगा, तो जब आपने अप्लाई करना है तो वो पासपोर्ट की काफ़ी लाजमी होती है। क्योंकि मैंने रिसेंटली अप्लाई किया है, अभी तक मेरा पासपोर्ट भी नहीं आया, तो इसी हम्म। वजह से पूछता हूँ। नहीं, पासपोर्ट लाजमी है जब आप अप्लाई करेंगे तो
उसके अंदर लाजमी है। ओके, थैंक यू सर। हम्म, लास्ट क्वेश्चन है सर, क्लासेस का जो मीडियम लैंग्वेज होगा, इंग्लिश होगा या जापानीज? इंग्लिश ही होता है, क्योंकि ओके सर, उनको थैंक यू पता सो है मच। कि सारे फॉरेन स्टूडेंट हैं, तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकम योर टाइम। वेलकम वेलकम। Yeah, Nurulan, is your issue resolved, or otherwise we are going to Ayman Sultan. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ वा, रही है? वालेकुम अस्सलाम जी जी। अच्छा, मैंने कुशू यूनिवर्सिटी है, शायद यही प्रोनाउंसिएशन है। तो क्योशु, के जी यू जी एस यू, जी जी जी। जी जी। तो मैं BS फूड साइंस टेक्नोलॉजी मैंने किया हुआ है, तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो वहाँ के एक हम्म प्रोफेसर को मैंने ईमेल की थी, तो उनका मुझे आया था कि आप ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखें, अगर मैच करती हैं तो फिर आप इंटरेस्ट अपना बताइएगा। तो हम्म जो अभी मैं स्कॉलरशिप जो है वो डॉक्टरेट को दे रहे हैं, डॉक्टर जो PhD वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी वाले। हम्म हम्म जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो है ADJP। हम्म। तो क्या ये सही है, मतलब स्टाइपेंड इसका इतना है? वैसे जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं ना, उनके स्टाइपेंड कम वो होते हैं। ये जैसो होगी, ADDP होगी, मैक्स जितना नहीं होता, लेकिन मतलब आप आ जाएं तो फिर हो ही जाता है। तो और अब मैंने अब देखा, मुझे अब मुझे उसकी एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता। मुझे जैसो की अमाउंट पता है, उसकी 49,000 होती है, क्योंकि वो मेरे साथ लड़का है। तो तो ये उससे मुझे मास्टर्स को मिल जाती है? अ, यहाँ पे ना फिर बाज़ औक़ात ऐसे भी करते हैं कि अगर प्रोफेसर्स को आपका इंटरेस्ट अच्छा लगता है ना, जैसे मैं बता रहा था कि मेरे साथ वो लड़का आया हुआ है, उसको प्रोफेसर ने बुला लिया कि आ जाओ। तो जब यहाँ हम्म पर पहुंचा है, मतलब सेल्फ पे है समझो, बुलाया है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम्म, पहुंचा है, प्रोफेसर ने एप्लीकेशन दे के उसकी सारी जो फी है वो वेव करवा दी। यहाँ पे अच्छा। साथ ही प्रोफेसर ने इसको जैसो में अप्लाई करवा दिया। ये अब 6 तारीख को ना, 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तो आई होप कि उसकी जैसो भी लग जानी है। और साथ एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी उसको रख लिया कि प्रोफेसर उसको साथ पे भी करेगा। लेकिन अगर चलो, लेकिन क्योशो यूनिवर्सिटी की आप फर्दर देख लें, या IID से ना कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मास्टर की मुझे तो लगता है सीट होगी, लाजमी होंगी, कोई बेशक एक ही सीट क्यों ना हो, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रिजेक्ट हो गया था क्योशो यूनिवर्सिटी में। आप नेक्स्ट के लिए बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वैसे क्या मैं उस प्रोफेसर को, वैसे मैंने कह दिया है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मैच कर रही है मैंने, अभी अभी तक, लेकिन उसका रिप्लाई आया नहीं। आप फर्दर साथ IID वालों से ना कंफर्म कर लो, उनकी IID वालों को साथ इसी तरह CC में प्रोफेसर की ईमेल डालो, और उनसे क्वेश्चन हम्म करो कि मैं अप्लाई करना चाहती हूँ मैक्स के अंदर, तो मुझे हम्म, फर्दर गाइड कर दें कि क्या करना है ना। वो आपको फिर खुद ही बता देंगे कि सीट्स हैं नहीं है कोई, क्योंकि ना कुछ ऐसे होते हैं इनके ना स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनकी हम्म, अनाउंसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होती, बस प्रोफेसर्स को ही पता होते हैं। अब जैसे मेरा भी है, ये भी स्पेशल प्रोग्राम है, तो मतलब सही। कि स्पेशल प्रोग्राम है, हालांकि मुझे उन्होंने कोई 10 पेज की PDF दी होनी है, जो स्पेशल प्रोग्राम था, और एक ही सीट थी, और लेकिन ये कोई मतलब पब्लिक प्लेस पे कहीं भी अवेलेबल नहीं था, मुझे उन्होंने समझो पर्सनली मुझे बताया कि ये वाला उसका स्पेशल प्रोग्राम है। तो आप इसी तरह करो, IID वालों को ना ईमेल करो, और साथ प्रोफेसर को CC में अटैच कर दो। आप थोड़ा सा बता सकते हैं IID के बारे में, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था। IID है इंटरनेशनल स्टूडेंट डिवीजन, या ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर डिवीजन्स। ये ठीक है। इसी के नाम पे ना आप सर्च कर लीजिएगा, आपको लाजमी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसे ही नाम मिलते जुलते होते हैं, किसी में IID होता है, किसी में मेरा ख्याल IOS होता है, कोई इसी तरह होते ठीक हैं। है। तो वो मतलब कि ठीक। इंटरनेशनल स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो उसके साथ उस प्रोफेसर की CC में ईमेल डालनी है? हाँ, CC में साथ प्रोफेसर की ईमेल डाल देना, ताकि प्रोफेसर को भी पता चल जाए और IID वालों को भी पता चल जाए। चलें, ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है कि उसने इंटरेस्ट शो किया है तो पूछा है हाँ, रिक्वायरमेंट्स का? मोस्टली ना ऐसे होता है कि मतलब कि प्रोफेसर्स को पता ही नहीं होता जी मैक्स स्कॉलरशिप क्या है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि
मोस्टली प्रोफेसर ना पूछते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में, मुझे नहीं पता। आप खुद ही यूनिवर्सिटीज वालों से पूछ के मुझे बताओ कि क्या होता है। तो फिर हाँ, इस तरह मतलब आप आईआईटी वालों से एक बार कंफर्म कर लें कि वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी नेक्स्ट दो और हैं, तैयब अली अहमद। अहमद समीर रहमान। Assalamu alaikum. Am I audible? वालेकुम अस्सलाम जी जी। Okay. So my name is Samuel Rahman and I have recently graduated in zoology, and one of my paper is also under review in a journal. My basic question is what is the criteria to shortlist a university? Like if you talk about China, there are few universities who allow you to take an English language program, but there are other universities that only allow Chinese as a teaching code. So is there anything like that in Japan or not? मोस्टली ऐसे है कि जापान के अंदर ना समझें कि 90% शायद आपको मिल ही जाएंगी यूनिवर्सिटी जो कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन उनकी इंग्लिश ही होगी। लेकिन आपको मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे देखना पड़ेगा कि मतलब इसकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे है, क्योंकि हाँ वैसे मेरे पास एक और पीडीएफ पड़ा हुआ, वो मेरा ख्याल है 2000 शायद 20-22 का है। तो मैं वो ना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। उसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हुई हुई है, और उसके अंदर ये भी मेंशन है कि इसके अंदर मास्टर का प्रोग्राम है, इसके अंदर पीएचडी का प्रोग्राम है, इसकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको फर्दर पता चल जाएगा। नहीं तो अगर कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती तो फिर आपको खुद ही चेक करनी पड़ेगी कि मतलब कि यूनिवर्सिटीज की क्या रिक्वायरमेंट है, इनकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी है। Okay. My next question is basically you talk about take a recommendation from dean. Like if I talk about my university, the dean is basically from chemistry department, and my department is I was from zoology department. So is it still worthy to take a recommendation letter from a person who is actually a professor in chemistry? जो रिकमेंडेशन फिर लेटर होता है ना, वो फिर जर्नल टाइप का राइट करना पड़ता है। कि मतलब कि वो ये नहीं कहेगा कि मतलब कि इसने मेरे पास ही पढ़ा है, तो बस एज अ जर्नल मतलब कि फिर राइट करके वो कह दे जी कि मतलब इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और मैं इसको जानता हूँ और अच्छा है, और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए मतलब कि फर्दर पढ़े। फिर इस तरह से मतलब कि जर्नल लिखना पड़ेगा। Okay, like something like character certificate. जी जी, फिर ऐसे ही फिर आपको करना पड़ेगा। Okay, okay. And one more thing, I have also done IELTS and I have got 7 bands. So will it be a plus point for next? या बट मैं आपको कहूँगा कि फिर आप इसके अलावा भी ना कंट्रीज को फोकस में रखो, सिर्फ आप एक ही स्कॉलरशिप के ऊपर ना करो। Okay. ताकि So, आपके पास ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हो। okay, okay. Got it. Thank you so much for your time and for this wonderful session. I'm truly वेलकम। indebted. वेलकम, थैंक यू। थैंक्स अहमद। अभी भी स्टिल कुछ लोग हैंड रेज हैं। आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। तो कुछ लोग मुझे लग रहा है कि ये रिपीट हो रहे हैं नेम्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह चाइना में हम अलग से मोटिवेशन लेटर बनाते हैं और सीवी में मतलब अलग से अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको जो प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्टर है उसके साथ अलाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साथ सीवी अटैच करनी होती है ना ये ईमेल के साथ, ठीक है। अगर तो मेरा काम देखे जैसे कि मैंने फिशरीज में अपनी इंटर्नशिप की है, ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरियोलॉजी लैब है मेरा उसमें काम है, तो
फिर जितने भी प्रकार से दूसरे हैं जिनकी मतलब बैक्टीरियोलॉजी में तो नहीं है लेकिन फिशरीज में है, तो फिर वो वाला पोर्शन मैं रिमूव कर दूं या किस तरह करूँ ना सीट, या जो बना रही है वही चलेगी सारे सबके लिए? ये भी आप वैसे कर सकते हैं, हम तो फिर पाकिस्तानी हैं, थोड़े बहुत जुगाड़ लगाने पड़ेंगे कि मतलब अब आपका ने मतलब कि मेरी अगर रिसर्च इंटरेस्ट किसी समझे बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, लेकिन हमारा तो एम यही होता है कि हमने स्कॉलरशिप लेनी है, तो फिर जी जारी सर, बात है कि लिटरली हाँ, फिर मैं सिंथेसिस केमिस्ट्री वालों को, मैं ये फ्यूल के रिलेटेड वालों को ईमेल नहीं कर सकूंगा। तो फिर ऐसे किया जाए कि सीवी को भी फिर एडिट किया जाए और जनरल चीज़ें ना फिर सीवी के अंदर भी ऐड की जाए। है सर तो मुझे ये है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर हम पाकिस्तानी हैं, ऐसे करना पड़ेगा। जी सर, लिटरली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा जो मेन मकसद है, ये एम है, वो स्कॉलरशिप फंड करना है, स्कॉलरशिप ठीक है। है। तो अब मेरी तो सिर्फ इन दो चीज़ों में है, लेकिन जो बेसिक हम जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जो बाकी सारे कोर्स पढ़े हैं उनकी थोड़ी बहुत हमें है कि साइंस का नॉलेज है कि क्या ये चीज़ है। तो बाकी जो प्रोफेसर है, अगर उनके साथ अपना मतलब करना हो, तो फिर जो फिशरी वाला तो बैक्टीरियोलॉजी वाला वो तो सारा पोर्शन स्किप हो जाएगा, तो उसमें क्या ऐड करूँगी फिर मैं? लाइक अगर हाँ, माइक्रोबायोलॉजी में आ रहा है, इम्यूनोलॉजी में आ रहा है, फिजियोलॉजी में आ रहा है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने किए हैं, हमें इन चीज़ों का पता भी है। तो अगर उन प्रोफेसर को मेल करनी है तो फिर आप उसको किस तरह का आपने तरीका? मास्टर के लिए करना है कि पीएचडी के लिए अप्लाई जी करना है? मास्टर के लिए करना है, मेरा बीएस जोलॉजी अभी हुआ है कंप्लीट। हाँ, तो अगर आपने, तो फिर आप सीवी मतलब कि एक तो सीवी तो मतलब जर्नल सी हो गई ना। हम्म। हाँ, तो आप मतलब फिर रिसर्च रिसर्च इंटरेस्ट के की ना, अगर आपने सीवी के हेडिंग दे रही हैं, तो फिर आप इस तरह ना करेंगे, मतलब कि जो जोलॉजी के डिपार्टमेंट के जो मतलब के मतलब कि मेजर रिसर्च इंटरेस्ट होते हैं, जैसे अब हमारी केमिस्ट्री के अंदर मेजर ना आपको मिलेंगे, नैनो केमिस्ट्री के रिलेटेड मिलेंगे, सिंथेसिस केमिस्ट्री के रिलेटेड मिलेंगे, और ये दो चार हैं, मतलब कि कोई ना कोई रिसर्च इंटरेस्ट, मतलब ये मेजर वाले हैं। तो किसी ना जी किसी जी। का मतलब अब हम ना मतलब कैटालिस्ट लिख देंगे कि मतलब कैटालिस्ट के रिलेटेड, अब कैटालिस्ट तो बहुत सारे आ जाएंगे, वो बायो के अंदर भी आ जाएंगे, मतलब बायो केमिस्ट्री में भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे। तो मतलब कि फिर आपको चीज़ें सीवी में आप इस तरह कर लें, और दूसरी बात यह कि सीवी भी आप लोग चेंज करते रहा करेंगे, मतलब कि आपने 10-15 प्रोफेसर्स को ईमेल, एक सीवी के साथ एक ईमेल के साथ की ईमेल के टेम्पलेट चेंज करें, सीवी के टेम्पलेट चेंज करें। तो कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा भी डाल भी सकते हैं, उसका इश्यू नहीं है। क्योंकि सर मतलब आपसे 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 उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगना कि भाई आप सर्टिफिकेट दें, आपने यहाँ पे इंटर्नशिप की है तो आप इसका सर्टिफिकेट दें, ऐसा इधर कोई सीन नहीं होना। सर मतलब लेके अगर फिशरीज की, चलो मुझे एक अच्छी मतलब है, मेरी उस चीज़ पे ग्रिप है, या फिर बैक्टीरियोलॉजी में है मेरी, लेकिन अगर मैंने इम्यूनोलॉजी या किसी दूसरे वाले को करना हो, तो फिर वो वाली चीज़ें स्किप कर दूं और जो उनके आर्टिकल्स वगैरह या उनका जो रिसर्च इंट्रोडक्शन है उसको पढूं, और उससे रिलेट जो कुछ आर्टिकल्स वैसे हैं उसको पढ़ के फिर मैं एक रिसर्च प्रपोजल बना सकती हूँ, या फिर रिसर्च प्लान उनको बता सकती हूँ कि ये मेरा ये वाला चीज़ है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ ईमेल में मेंशन करनी पड़ेगी ना? हाँ, ईमेल पे भी ना कोशिश करो जर्नल ना राइट करो, वैसे मैंने तो ऐसे काफ़ी सारी ईमेल्स की हैं, मैंने जर्नल भी मैं राइट करता रहूँ, मतलब कि उसके अंदर मैं रिसर्च इंटरेस्ट नहीं मेंशन करता था कि मतलब कि आपका ये इंटरेस्ट रिसर्च इंटरेस्ट है और मेरा भी यही है। मैंने जर्नल भी ईमेल की हैं कि मतलब कि बस ये कर दिया कि योर रिसर्च इंटरेस्ट इज अलाइंग विद माय रिसर्च इंटरेस्ट, ताकि एक तो जर्नल भी हो गई, और मतलब कि आपको हर ईमेल के अंदर चीज़ें भी नहीं चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ इस तरह भी, मतलब कि डिफरेंट तरीकों से ना आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है सर, ये चाइना से जरा डिफरेंट नहीं है, मतलब कि प्रोसेस इसका हाँ, ईमेल का? और दूसरा मैंने वैसे अपने सेशन में बताना भूल गया कि ताइवान के अंदर भी स्कॉलरशिप लेना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी यही है कि आप ना प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करें। तो लेकिन यह है कि ताइवान के अंदर भी चाइना की तरह हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस आपको मिलेगी। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ होंगी, शायद 2-3 यूनिवर्सिटीज़ होनी है, वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, लेकिन यह है कि स्कॉलरशिप अमाउंट उनकी कम होती है। हाँ, लेकिन एक और ताइवान की स्कॉलरशिप है। मैं उसका नाम, हाँ टीजीपी, मेरा ख्याल है टीजीपी के नाम से है।
तो वो वेल नाउन स्कॉलरशिप है। उसका अगर पाकिस्तानी स्टाइफंड का हिसाब लगाया जाए तो शायद 4.5-5 लाख रुपया बनता है। पिछली बार पाकिस्तानी काफ़ी उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है सर, मतलब चाइना इसमें ज्यादा मुझे लगता है कंपटीशन है, क्योंकि लोग ज्यादा उस तरफ जा रहे हैं, जापान और ताइवान की निस्बत। हाँ तो चाइना भी है, लेकिन यार चाइना चाइना में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। मैंने खुद 1000 जी ईमेल सर। की होनी है और मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। और सर इसके अलावा थैंक यू, आपने वो बता दिया कि एक टाइम में एक ही डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को नहीं करना है। मैंने एक दिन में एक ही हाँ डिपार्टमेंट के 30 प्रोफेसर को कर दी थी तो मुझे हाँ अब आइडिया आ रहा है कैसे नहीं करना। हाँ तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं भी इसी तरह करता था, लेकिन मैंने जो गलतियां की हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग ऐसे ना करें। ये है कि थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ जानी है, मतलब आप चीज़ें लेकिन अच्छे तरीके से मैनेज करें ना। मतलब आप एक एक्सेल की फाइल बना लें, उसके अंदर आप लिंक सेव करें। उसके अंदर आप लिखेंगे मतलब कि 2 प्रोफेसर मैंने, मतलब कि 10 आप लोगों ने लिंक सेव कर ली हैं। रोज उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। दो प्रोफेसर को मतलब कि आप करते रहें, आपकी डेली मतलब 20 ईमेल्स हो जाएंगी और 10 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को हो रही होंगी। इस तरह करें, क्योंकि अगर आप इकट्ठा करेंगे तो शायद मेरा ख्याल है रिस्पॉन्स ना ना ही आए, क्योंकि वो डेली लंच पे सारे इकट्ठे ही होते हैं। तो वो समझ आते हैं कि ये बंदा सीरियस नहीं होना फिर। जी सर, इन चीजों का आइडिया नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस रूट ट्रैक पे चले हैं तो आइडिया हो रहा है कि कैसे करनी चीजें ना। हम्म। ठीक है सर, थैंक वेलकम। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो खुद अनम्यूट कर लें। आई थिंक कुछ लोग चैट में भी सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए, हेलो जी जी। सर, मास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए सीजीपी कितनी होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की? अगर आप एम्बेसी रिकमेंडेड की बात करें तो फिर 4/4 ही होने चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो फिर डिपेंड करती है। हमारे साथ अभी लड़का 3.10 पे भी सिलेक्टेड है। 3.10 पे? हाँ मतलब 3.10 पे। सही हो गया सर, इसका मतलब है और कि थ्री और से और, above हो। और उसका और उसका एजुकेशन गैप भी मेरा ख्याल है 3 से 4 साल का शायद उसका एजुकेशन गैप भी है। सही हो गया, सही हो। अच्छा सर, 3 से नीचे अगर हो तो नहीं डिसीजन लेना चाहिए अप्लाई फिर करने का? फिर शायद मुश्किल ही है, लेकिन हो भी सकता है। फिर समझ लक के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं चीज़ें। टोटली या आपकी एजुकेशन के ऊपर भी चीज़ें नहीं डिपेंड कर रही होती। सही हो गया। थैंक यू सर, शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर, मैंने पूछना था कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमने बनवाना है वो डिपार्टमेंट के डीन से बनवाए या यूनिवर्सिटी के डीन से बनवाए? अगर आपका डिपार्टमेंट का भी डीन है तो आप बेशक उससे बनवा लें, नो इशू। ओके, एंड सेकंड थिंग सर, मतलब नेक्स्ट न्यूरो साइकोलॉजी ऑफर कर रही है, या मतलब जापान में साइकोलॉजी प्लस इट्स ब्रांचेस का क्या स्कोप है एडमिशन लेने के लिहाज से? हाँ साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट है हमारी ततोरी यूनिवर्सिटी के। अब ये एक अलग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। ओके, थैंक यू। हम्म। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी। जिस तरह हम सीएससी के लिए चाइनीज प्रोफेसर से कांटेक्ट करने के लिए वही चैट यूज करते हैं, तो इस तरह जापानीज प्रोफेसर्स के लिए कोई इनका अपना ऐप है या सिंपल हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा प्रोफेसर है ना, वो ना ही वही चैट यूज़ करता है, ना ही लाइन यूज़ करता, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करता, ना लिंक्डइन यूज़ करता, ओनली ओनली ईमेल।
तो यहाँ वैसे पर वैसे यहाँ पे जो कॉमन ऐप है वो लाइन ही है। यहाँ पे हम भी लाइन यूज करते हैं। ओके, ठीक। आई थिंक फर्दर अब किसी का क्वेश्चन नहीं है। जी जी बिल्कुल। सो सारे क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं और व्हाट डू सजेस्ट, आई थिंक सो सेशन को हम कंक्लूड कर दें। सी जी, आई थिंक अब किसी का क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का हुआ तो वो ग्रुप के अंदर मुझसे पूछ सकता है। आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होंगे ही, हमजा भाई, नहीं तो दोबारा इधर ग्रुप चैट के अंदर लिंक भेज दीजिएगा। मेरा जी ख्याल है जी आपने भेजा हुआ है शायद। हाँ जी, मैंने भेजा हुआ है। आई थिंक सो के सब लोग ग्रुप में मौजूद। जी। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ सॉरी, जी। आई एम ऑडिबल। जी जी। वेरी सॉरी, मेरा एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, जी जी। हसीब भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। माशाल्लाह आपने बहुत ही इफेक्टिव वे में जो है वो गाइड किया है हमें मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। और वेलकम। आई थिंक सो कि ये वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स में से एक है, तो सबको इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। हसीब भाई ने बड़े इफेक्टिव वे में आपको एक एक चीज बताई है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है, और कौन कौन से पाथवे हैं कि जिसके थ्रू आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। तो आई एम होपफुल कि ये सेशन जो है वो इंशाल्लाह किसी न किसी के लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा, और इंशाल्लाह जो है वो इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह। हमारे हमारे पास काफी ज्यादा इस तरह के हसीब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, तो थैंक्स अ लॉट। अल्लाह ताला को खुश रखें हसीब भाई, आमीन जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। जी, बाकी मजीद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, हसीब भाई अवेलेबल रहेंगे। तो जी इंशाल्लाह। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।